हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और आज की क्लास जो होने वाली है ना, थोड़ी सी लंबी होगी और ताबड़तोड़ होगी। और अगर कोई इसको मिस करेगा तो भाई तुम्हारी किस्मत है, क्योंकि ये जो क्लास है ना, इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ बनाई है। जब आप इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भैया बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देखिए कि क्योंकि लेटेस्ट में मेंस का पेपर भी आ गया, अभी मैं बैठ के वही सब चीज़ें देख रहा था कि कैसी कैसी चीज़ें एग्जामिनर पूछता है। और फिर मैंने देखा कि भैया क्यों ना मैं भी वो सारी की सारी तमाम चीजें करवाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी चीज छूट जाए, है ना। तो मैंने देखा है इनके हाल, लेटेस्ट में सब कुछ चेक कर लिया है, अभी बैठ के पेपर देख रहे थे, है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए। जितने भी लोग जीके का खौफ खाए हुए हैं, मैं बता रहा हूं इस बैच के अंदर जो है सारा का सारा खौफ आपका खत्म हो जाएगा। ये 100% है। यहां पे जो मैं करवाऊंगा, इसके बाद कोई भी मॉक टेस्ट लगा लेना, कोई भी एग्जाम लगा लेना, है ना। वहां 100% मैं लिख के देने को तैयार हूं। हर सवाल तुम कर डालोगे, हर सवाल, ऐसा कोई भी चीज छूटेगी नहीं तुम्हारी, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जिनका सिलेक्शन होना है ना, वो तो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके। और जिनको मजे करने हैं, हा हा ही करनी है केवल, तो वो उनका तो कोई इलाज है नहीं है ना। मजे तो मैं ही यहाँ पे काफी करवा देता हूं आप लोगों को, लेकिन देखिए पढ़ाई को जो है ना आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ ऊपर ऊपर की परत को पढ़ के चले जाएं। अब जो चीजें हैं थोड़ी गहराई में चली गई हैं और अजीबोगरीब भी आ रही हैं, तो हमें सारी चीजें कवर करनी चाहिए हैं। तो आप कोई भी बच्चा इन क्लासेस को मिस मत करो। ये तो लाइव रहेगी। अगर आपको बैच लेना है तो आप बैच में जा सकते हैं। पेड बैच हमारे जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे है, वहां पे आप जाके ले सकते हैं। अदरवाइज जो है ये जो है सिर्फ और सिर्फ लाइव रहेगी क्लास। तो कोई भी बच्चा हो तो वो देख लेना, है ना। ये वाला हमारा बैच आपको लेना है, भगवान राम की फोटो वाला। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे जाके आपको कूपन कोड वगैरह दिखाई दे जाएंगे 510 वाले, इसको आप क्लिक करके ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग आ गए हैं लेट, इसलिए कि थोड़ा सा मैं पेपर वगैरह को एनालाइज कर रहा था, चीज़ों को देख रहा था। हालांकि ट्यूसडे को क्लास होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं ले लेता हूँ क्लास, क्योंकि जल्दी से जल्दी मुझे एंशिएंट को खत्म करना है और फिर मेडाइवल पे हम जंप करेंगे। तो इसीलिए मैंने बोला आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, तो आप जो है पेशेंस बना के रखना है आपको, और पूरी क्लास अटेंड करके जाना है, तभी आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर आपको कोई फायदा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। राष्ट्रकूट एम्पायर के बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया इसके स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट कहां पे जाके जुड़ रहे हैं, क्या चीज है, लिंकेजेस सारी की सारी समझनी पड़ेंगी, तब हमें बात समझ में आएगी कि ये राष्ट्रकूट आए कहां से है। देखो, तीन बड़ी पावर एक टाइम पे हुई हैं। एक हुए हैं पाला, एक हुए हैं राष्ट्रकूट, और एक हुए गुर्जर प्रतिहारा। गुर्जर प्रतिहारा के बारे में तो हमने फिर देख लिया है, लेकिन आज सिर्फ राष्ट्रकूट के बारे में नहीं देखेंगे, आज पालों के बारे में भी देखेंगे, लालों के बारे में भी देखेंगे, सबके बारे में देखेंगे। बहुत सारी डायनेस्टीज है, ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न चालुक्य के बारे में भी देखेंगे। एंड आपका जो एक और है गंगास के बारे में भी देखेंगे। बहुत सारी चीजें मैं आज ही के सेशन में कवर कर दूंगा, जस्ट लाइक मैराथन। 2-2.5 घंटे की मैराथन के अंदर सब कुछ चीजें कवर हो जाएंगी। कुल मिला के बात यह है कि इसके जो है पुरानी कॉन्टेक्स्ट जो है हमें समझने पड़ेंगे। आप मेरे को बताओ कि अभी तक जो मैं चीजें आपको बता रहा था, यहां पे जो राज लोग कर रहे थे, क्या यहां पे जो राज है वो चालुक्यों का राज नहीं था क्या? आप खुद सोच के मेरे को बताओ कि चालुक्य हमने यहां पे पढ़े, बदामी बतापी वाले, है ना। अब ये लोग कहां से आ गए हैं, वो बात हमें थोड़ी सी कंटेक्स्ट को जो है ना समझना पड़ेगा कि ये है कौन है और क्या चल रहा था। आपको देखिए कि पुरानी टाइम में जाओ थोड़ा सा, जितना भी मैं पढ़ा चुका हूं अभी तक, तो आप देखो कि ऊपर जैसे गुप्ता राज करके और भी बहुत सारे हैं, मौर्य भी आए, अशोक भी आए, है ना, तो चंद्रगुप्त भी आए, बहुत सारे लोग ऊपर राज कर रहे थे, फिर हर्षा आया। तो ऐसे ये लोग जो है, आप समझिए कि जब लगभग हर्षा जो है ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो गया, है ना, तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग शुरू हो गए आने। और चालुक्य और हर्षा का तो 36 का आंकड़ा रही था। तो हर्षा का जब एम्पायर खत्म होता है तो कहीं ना कहीं आप समझेंगे कि ऊपर जो है गुर्जर प्रतिहाराज हो गए, इधर जो है पाला हो गए, और ये इस तरीके से जो है राष्ट्रकूट हो गए। इन्होंने जो है पूरा का पूरा एरिया को कब्जाने की कोशिश की। अब जो इनका सबसे बड़ा एक दिक्कत का टसल का जो कारण रहा है ना, जैसे हम देखते हैं ना कि आज अगर भारत के अंदर मान लो सब स्टेट्स अपना अपना अलग कर लें, तो कौन सी स्टेट ऐसी होगी जिसको हर कोई हड़पने की कोशिश करेगा, जहां की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, है ना। अगर आप नॉर्थ में देखते हो तो जैसे गुड़गांव जैसी स्टेट तो नहीं, मतलब कह सकते एक छोटी टेरिटरी कह सकते हैं ना, तो गुड़गांव हो गया, हर कोई उसको अपने अंडर करने की कोशिश करेगा। या फिर इधर हम देखें थोड़ा सा दक्कन की तरफ जाएंगे तो मुंबई को हर कोई अपने अंडर करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब है कि जहां पे आपको ज्यादा बिजनेस मिल रहा है ना, ऐसी बेंगलोर को लोग अपने अंडर करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही आपको पुराने समय में समझना है कि एक जो टसल का कारण सबसे बड़ा इन तीन पावर्स के बीच में रहा था, वो रहा था कन्नौज, ठीक है दोस्तों। तो ये कन्नौज के पीछे जो है बहुत लड़ा करते थे, हैं। यहाँ पे ये रहा कन्नौज, कभी तो छीन के वो ले जाते थे, कभी ये ले जाते थे, कभी ये राष्ट्रकूटा ले जाते थे, ऐसे करके ये खेल जो है इनका बहुत गंदा चलता रहता था, ठीक है भाई।
अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो है चालुक्य राज कर रहे थे, तो ये लोग कहां राज कर रहे थे फिर? ये इन्हीं की चालुक्यों की ही फ्यूडेटरी हुआ करते थे, ठीक है, फ्यूडेटरी हुआ करते थे, छोटे से थे ये यहाँ पे, है ना, आपको समझना है, कर्नाटका के एरिया के आसपास ये छोटे से एरिया में जो है राज किया करते थे। ये उनके सामंत थे एक तरह से, किनके? वेस्टर्न चालुक्यास के, जो बदामी बतापी वाले मैंने बताया था ना, आयहोल के बारे में भी बताया था मैंने, तो उनके अंडर काम कर रहे हैं। अब होता क्या है, एक बारी आपको समझना, कहानी भी समझा देता हूं आप लोगों को। अब देखो, जो मेन चालुक्यों का राजा है उस टाइम पे कीर्तिवर्मन है ना, तो कीर्ति साहब क्या बोलता है? कीर्ति बोलता है यहां पे बैठे इनके राजाओं को, है ना, राष्ट्रकूट के राजाओं को, कि भैया आप ऐसा करो, आप हमें एक गिफ्ट दे दो। किसको बोलता है? दंती दुर्गा को। इधर बैठा है दंती दुर्गा, ठीक है। अब कीर्तिवर्मन उसको बोल रहा है कि गिफ्ट दे दो। अब गिफ्ट में बोलता है कि सुंदर सुंदर कन्याएं भेज दो, एक बुलेट की मोटरसाइकिल भेज दो, है ना, एक रेबन का चश्मा हो तो वो भी भेज देना, और 2-4 अंगूठियां हाथ में डालने वाली भेज देना, एक रोलेक्स की घड़ी भी भेज देना तुम साथ में। अब ये सब सुन के दंती दुर्गा को लगता है कि ये तो प्रॉपर्टी मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं और से हथियाई है, और ये लौंडा आके मुझसे ये प्रॉपर्टी कैसे मांग रहा है ना, सब सुंदर कन्याएं भी इसको दे दूं, रोलेक्स की घड़ियां भी इसको दे दूं, बुलेट की मोटरसाइकिल भी इसको दे दूं, ये कैसे हो सकता है? तो इसने सोचा कि नहीं नहीं भैया, मैं तो नहीं मानूंगा। ये भाई अड़ गया, बोलता कि मैं तो तुम्हें कोई गिफ्ट ना दूंगा, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो। अब उसको आ गया गुस्सा, वो बोलता कि मैं तो बड़ा राजा हूं। अरे छोटे राजा, तू मेरी तेरी ऐसी की तैसी है, बकलोली करेगा मेरे साथ, तेरे को मैं बताता हूं, है ना। तो ये क्या करता है, ये अपने लड़कों को इसकी छिताई करने के लिए भेज देता है। अब वो लड़के आ जाते हैं छिताई करने। अब ये भी आगे से तगड़ा होता है, इसने भी अपने लौंडे तैयार किए होते हैं, अच्छा आ जाओ तुम मैदान में, 2-2 हाथ हो जाए आज। तो इसके लौंडे उनकी हजामत करते हैं, दे थप्पड़ पे थप्पड़, दे थप्पड़ पे थप्पड़, है ना, किसी के लात पड़ रही, किसी के घुसे पड़ रहे हैं, है ना। तो वो जो लौंडे हैं जो कीर्तिवर्मन ने भेजे थे, वो बेचारे डर से जाते, सहम से जाते हैं, लेकिन उनको पिटाई ज्यादा नहीं करते, आप समझिए, है ना। तो जितनी कर सकते थे कर दिया, अधमरा सा कर दिया। अब उनको भेज देते हैं वापस से। अब वो लौंडे वापस जाते हैं कीर्तिवर्मन के पास, तो कीर्तिवर्मन बोलता है, हाँ भाई क्या हुआ, गिफ्ट लेके आए कि नहीं लेके आए? वो बोलते कि हम लेके आए हैं गिफ्ट, आपको चाहिए तो बताओ, है ना, उन्होंने हमें चप्पल लात घुसे दिए हैं, तुम्हें चाहिए तो तुम बताओ। तो वो बोलता है ना ना, तुम अपने पास ही रखो, ऐसा करता हूं और लौंडों को भेजता हूं तुम्हारे साथ। वो बोलते हैं हम तो ना जाएंगे, तू दूसरे को भेज दे किसी को। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो दंती दुर्गा था, इसने सोचा कि भैया मेरा तो खेल हो गया है, मजा आ गया, यानी अब कोई लौंडा यहां पे आने को तैयार ही नहीं है, तो किसकी चिताई करूं? इससे अच्छा है कि ये सारा राज्य मैं ही बना लेता हूं, पूरा का पूरा मेन राजा बन जाता हूं। तो ये दंती दुर्गा भाई साहब यहां से मेन राजा बन गया। और आप समझो कि यहां से क्या हुआ, जो वेस्टर्न कह रहा हूं, जो चालुक्यज हैं, ये जो मेन बादामी वाले चालुक्य, वेस्टर्न नहीं बादामी वाले चालुक्य, वेस्टर्न तो अभी आएंगे आगे चल के। तो बादामी वाले ये जो चालुक्यज हैं, इनका लगभग आप देखिए यहां से जो है एक डिक्लाइन, जो है डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिला के आपको समझ आ गया होगा कि बात कहां पे आ रही, क्या हो गया इनको, क्या बोल रहे हैं? तो भाई कुछ कुछ जगह पे छोड़ दिया, तो मैं यहां पे क्या बीन बजा रहा हूं? बता तो रहा हूं तुम्हें सब कुछ। अब तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? यहां पे सब कुछ तो डिटेल में बता रहा हूं। अब क्या हर चीज में किताब पे लिख दूं? किताब कितनी इतनी मोटी किताब पढ़ लोगे तुम? तो बैच किस लिए होता है भाई? बैच इसीलिए होता है कि आपको चीजें यहां पे समझनी है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिन्होंने एक बार चीजें पढ़ ली हैं, हमसे सीख ली हैं, उनको सब समझ में आ रहा है। अब भाई लोग जो है पूरी पूरी किताब पढ़ के बैठ गए यार 2-2 महीने में, तुम अभी समझ ही रहे हो क्या हो गया यार। ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कई बार ना कुछ लोग। डिप्रेस नहीं होना अपने को भाई, तुम्हें एक ऐसा कंटेंट मिल चुका है इन 2 किताबों में जो कहीं पे भी कवर्ड नहीं है। आज इनसे मेंस के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ और क्या चाहिए? इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। कोई लूसेंट पूसेंट लाल पीली किताब सब फेल हो गई है, एक भी सवाल पेपर के अंदर आ नहीं रहा है। बताओ मेरे को एक भी टीचर के कंटेंट से दिखा दो कि कितने सवाल आ रहे हैं। वो खुद बैठे हुए घुग्गू बन के छुपे हुए हैं, है ना, मुंह छुपाते घूम रहे हैं सब जीके के टीचर कि भैया हमारे कंटेंट से आया है, क्या आया है, दिखाओ जरा मेरे को, पता लगे मेरे को भी कि क्या आया है। तो इसीलिए आपको बढ़िया कंटेंट मिल गया है ना, कम से कम तसल्ली से उसको पढ़ो, परेशान मत हुआ करो। मिनट में ही परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, हाहाकार हो गई। तो ये बैच मैं पढ़ा रहा हूं, इसको समझो, उसके बाद किताब को देखो, एक बार में मैं गारंटी दे रहा हूं याद हो जाएगा सब कुछ, तुम्हें दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो कि यही मैंने यहां पे भी लिख दिया कि ये फ्यूडेटरी हुआ करते थे चालुक्यों की। वेस्टर्न चालुक्य अभी आगे आएंगे, चालुक्य भी कई तरह के हुए हैं। पहले मेन जो बादामी वाले चालुक्य हुए, फिर वहीं से ईस्टर्न वाले चालुक्य निकले, और फिर बाद में अंत में जाके हम देखेंगे कि वेस्टर्न वाले चालुक्य निकले, है ना। तो अभी मेन चालुक्य हम पढ़ चुके हैं, अब वहां से ही उनके फ्यूडेटरी आए, और यहां पे दंती दुर्गा क्या बना देता, दक्कन के अंदर जो है, आप समझो ये इतने से एरिया में ही बनाता है, बहुत बड़े एरिया में नहीं बनाता है, छोटे से एरिया में अपना नया राज्य बना देता है दंती दुर्गा। किसको हरा के? कीर्तिवर्मन 2 को हरा के।
ठीक है। अब जब ये कीर्तिवर्मन टू को हराता है, ये आपको हमेशा समझना है कि यहां साउथ वाले राजाओं को एक चुल होती थी कि ये किसी को भी हराते थे तो दो तीन काम ये पहले आके किया करते थे, है ना, थोड़ा फेम हासिल करने के। फेम तो सब कुछ, ये नेम एंड फेम। तो ये क्या करते थे, यहां तो अपने आप को कोई आके टाइटल दे लेंगे बढ़िया सा, आपने देखा सब राजाओं का यही हाल है, या फिर कोई ना कोई इंस्क्रिप्शन लिखवा देंगे। इंस्क्रिप्शन मतलब कि पत्थरों पे, स्तंभों पे, दीवारों पे लिखवा देंगे कि भैया ये राजा ने इसकी ऐसी की तैसी फेर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और वो कवि तो होते ही ऐसे थे, है ना, ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ते थे राजा के बारे में, है ना, राजा भी खुश आ रहे, वाह पिलर पे मेरा नाम लिखा हुआ है, अब ये जन्मों जन्मों तक पिलर यहीं पे दबा रहेगा, जब कोई खुदाई करके निकालेगा तो वो जानेगा कि भैया मैं भी कर राजा था। तो ये आपको समझना है कि ऐसा काम ये किया करते थे। तब इसने एक चीज और की, यहां पे इसने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसको बोलते हैं हिरण्यगर्भा, है ना, गोल्डन वूम्ब जिसको बोलते हैं। अब ये ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है कि ऐसे समझ लो कि गोल्ड का कटोरा सा था उसके अंदर घुस गया बस ऐसे समझ लेना आपको, हिरण्यगर्भा। और ये एक प्रोसेस होती है, एक तरह से अपने रिचुअल है, ये समझ लीजिए धार्मिक रिचुअल को ये मानते होंगे तो इन्होंने उसको परफॉर्म किया था। अगर कोई पूछे तो पेपर में सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि किसने किया था, दंती दुर्गा ने किया था। ये आएगा पेपर में अगर, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद दंती दुर्गा ने जो टाइटल्स ले रखे थे वो बहुत सारे टाइटल थे, अभी दंती दुर्गा के बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। अभी तो मैं पूरे एम्पायर की एक ब्रीफ आउट प्लॉट तैयार कर रहा हूं, प्लेट कह रहा हूं, प्लेटफॉर्म बोलने वाला था। तो इसने टाइटल जैसे पृथ्वी वल्लभा, परमेश्वरा, परम भत्तारका, ये परम भत्तारका उसने भी ले रखा था जो हर्षा का बाप था, है ना। तो ये सब देखो सेम सेम सी टाइटल उठाते थे, महाराजाधिराज, यही 4-5 टाइटल होते हैं, हर कोई यही लेता है। ये आप दिल्ली के अंदर जाएंगे, दिल्ली सल्तनत जब पढ़ेंगे वहां भी यही हाल है, मुगलों को देखोगे वहां भी यही हाल है। हर राजा यही काम करता था, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए एक ना एक टाइटल लेता था। कोई भगवानों के नाम पे टाइटल ले रहा है, कोई खुद कोई भगवान बता रहा है, जिसका जो दिल करता है वो चल रहा है वहां पे, है ना बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, डिस्काउंट, अब जो भी बच्चा पूछ रहा है डिस्काउंट का, डिस्काउंट 26 जनवरी के बाद बात करना है ना, 26 जनवरी पे देखेंगे, अभी तो आप पढ़ लो, अभी कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं रहेगा। दंती दुर्गा ने जो है एक टेंपल भी बिल्ड किया था, दशावतार टेंपल। ये कहां पे किया था, इलोरा केव्स के अंदर। आप बताओ कि इलोरा का कहीं भी आ जाए कि इलोरा जो है किसने बनवाई है, तो राष्ट्रकूट किंगों ने बनवाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है इलोरा केव्स के बारे में। हालांकि मैं एक बार पहले भी मुझे लग रहा है कि बता चुका हूं इलोरा केव्स के बारे में आपको, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि दे अचीव्ड स्पेक्टेकुलर मिलिट्री सक्सेसेस इन द नॉर्थ एंड साउथ इन द ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। अब वही ट्रिपाटाइट स्ट्रगल क्या होता है, ये पेपर में हमेशा पूछता है कि ट्रिपाटाइट स्ट्रगल क्या था। तो मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया कि 3 बड़ी पावर्स थी, है ना, और ये 3 बड़ी पावर कौन थी, पाल, प्रतिहार और जो है राष्ट्रकूट, ठीक है भाई। तो वही समझा रहा था ना मैं अभी आपको कि यहां पे जो है, इसको अगर डिलीट कर लेते, इधर पाल है, इधर जो है गुर्जर प्रतिहारा है और इधर राष्ट्रकूट है, तीनों आपस में लड़ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। ये पेपर में आता है, ये वर्ड ध्यान रखना कि ये 3 पावर की वजह से ऐसा बोला जाता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि आपको यहां इस दक्कन के पठार पे अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूं तो यहां पे कौन कौन राज कर गए हैं, आप याद कीजिए, सतवाहना के बाद कौन आए, वकाटका आए, वकाटका के बाद यहां चालुक्य आ गए, चालुक्यों के बाद ये राष्ट्रकूट आके बैठ गए। अब देख रहे हो कि कैसे जगह वही है, राज चेंज हो रहे हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, है ना, राजपाट पूरे के पूरे डिफरेंट हो रहे हैं। तो वो हमें समझना है, पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको भारत की पूरी की पूरी लैंड का ज्योग्राफी का क्लियर होना चाहिए, नॉर्थ में कौन कौन लोग आ रहे थे और साउथ में कौन कौन आ रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो साउथ वाला भी मैं पूरा का पूरा वही आपको समझा रहा हूं। इसके अलावा आप देखिए कि राष्ट्रकूटों ने ना बहुत ज्यादा फाइट किस किस के साथ की थी। एक तो ईस्टर्न चालुक्यों के साथ, अभी मैंने चालुक्यों के साथ तो की ही है, लेकिन ईस्टर्न वाले चालुक्यों के साथ भी किया है, क्योंकि उनकी भी 2 ब्रांच बन गई थी, एक चालुक्य मेन वाले हो गए बदामी वतापी वाले, और एक जो हो गए वो ईस्टर्न हो गए थे। आगे चल के देखेंगे तो एक वेस्टर्न भी निकल के आएंगे इनमें से। तो ये जो वेंजी वाले हैं, यानी ईस्टर्न चालुक्यों की राजधानी वेंजी थी, उनके साथ भी इनकी लड़ाई हुई। पल्लवों के साथ इन्होंने लड़ाई कांची में की, पांड्यों के साथ मदुराई में की। कुल मिला के सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहे नॉर्थ साउथ में, और कुल मिलाकर यहाँ पे राष्ट्रकूटों ने अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश की। और राष्ट्रकूट कोई छोटा एम्पायर नहीं था, 200 साल तक राज कर गए ये लोग, और बहुत तगड़े तगड़े राजा इनके पास आए। अभी उनके बारे में देखेंगे। अगर ये 3 पावर जो गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूट और पाला के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा मेरे को मैक्सिमम जो मेरे को टाइम दिखा है, सबसे ज्यादा तगड़े तो मेरे को राष्ट्रकूट ही दिखे हैं। गुर्जर प्रतिहारा बीच में आप कह सकते हैं ना, कभी उनका राजा स्ट्रॉन्ग आ जाता था कभी इनका, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप कहिए कि राष्ट्रकूट मेरे को ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे, सेकंड नंबर में मेरे को गुर्जर प्रतिहारा दिखे, और पालाओं को तो ये पीटते रहे, कभी वो पीटता था कभी वो पीटता था। तो पाल जो है उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कम दिखाई दिया। ऐसा आप इसको याद करने का तरीका है, आप जैसा भी बोले, है ना।
अब इन्हीं का ही अभी मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें, अभी सिर्फ एक ब्रीफ आउट दे रहा हूं आप लोगों को। आप देखिए इन्हीं का ही एक मेन राजा हुआ कृष्णा 3, ये भी बहुत बड़ा राजा इनका हुआ है और लास्ट ग्रेट राजा हुआ है राष्ट्रकूटों का। इसके बाद लगभग सारा एम्पायर टूटना शुरू हो गया था, है ना। 972 एडी या 972 सीई की बात है ये, आप ऐसे समझ सकते हो। और इसके मरने के बाद तो लगभग जितने भी ओपोनेंट्स थे उन्होंने मिलके जो है यहाँ पे हमला किया इनके राज्यों पे और काफी ज्यादा बर्बरता के साथ जो है पूरा राख राख कर दिया था, ये आपको समझना है। हाँ, ये लोग एक पूछ सकते हैं पेपर में कई बार, आप देखिए कि आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, जैसे मेंस में आ गए, तो वो पूछ सकता है कि ये क्या ये रिलीजियसली टॉलरेंट थे सभी धर्मों के लिए। तो हाँ, ये रिलीजियस टॉलरेंस इनके अंदर बहुत ज्यादा थी, किसी भी धर्म का नाश करने में बिलीव नहीं करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और लगभग आप बोलेंगे कि इनका जो राज है 200 साल तक चला है, 10th सेंचुरी के एंड तक। तो बहुत बड़ी चीज है राष्ट्रकूट जो है, 200 साल तक अगर कोई बंदा राज कर जाए तो कोई छोटी बात होती है भाई। आप देखिए कि अगर अभी मैं आजाद भारत की बात करता हूं, इंडिया की बात करता हूं, तो लगभग अपने को कितने साल हुए, 75-76 साल ही हुए केवल। आप सोचो कि आज से 200 साल के बाद या 100 साल के बाद क्या पता यहां इंडिया की ज्योग्राफी में क्या चेंज हो जाए, है ना। क्या पता हम पाकिस्तान को हड़प लें, क्या पता कुछ और ऐसा बड़ा हो जाए, वी नेवर नो, है ना। क्या पता कोई कल को गुलाम करने आ जाए, क्या पता आगे वर्ल्ड वार हो जाए, कुछ भी हो जाए। जियो पॉलिटिक्स हमेशा चेंज करती रहती है। अब वही बात है, अभी मैं आपको बहुत मजेदार चीजें जब आखिर में जाके मैं जब कनेक्ट करूंगा कि अभी हिंदू शासक चल रहे हैं सारे के सारे, फिर उधर से मुस्लिम आ जाएंगे, अभी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चीजें बदली, पास्ट में कैसे बदली और ऐसी फ्यूचर में भी बदल सकती है ना। तो उस फिर बाद में लोग उसको हिस्ट्री की तरह पढ़ाएंगे, तो ऐसे ही है, तब हिस्ट्री के मास्टर बदल जाएंगे, हम थोड़ी होंगे यहाँ पे, हमें क्या पता कि हम कहाँ होंगे, है ना। तो नया जन्म लेके आएंगे, दोबारा पढ़ाएंगे फिर चलो अब देखिए कि हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सभी रूलर्स के बारे में पढ़ने की अपने को कोई खास जरूरत है नहीं है इसके अंदर, हम मेन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कृष्णा 1 के बारे में, गोविंदा 3। अब गोविंदा से आप देख लीजिए वही वाला गोविंदा है ना, कौन सा है वो, चलो इश्क लड़ाई वाला गोविंदा ही है क्या, कौन है वो पता नहीं, जो भी चीची वाले गोविंदा की मैं बात कर रहा हूँ उससे याद रहेगा, पार्टनर वाले की। तो गोविंदा हो गया 3 वाला, और इसके बाद जो है अमोघ वर्ष हो गया 1 वाला, फर्स्ट अमोघ वर्ष, और एक है कृष्णा 3। कुल मिला के इनमें जब आप नाम पाओगे ना तो 2-3 ही नाम कॉमन आपको दिखेंगे, इनके जितने भी राजा हैं उनमें, या तो उनमें उन्होंने अपने नाम के साथ अमोघ वर्ष लगा रखा है, या कृष्णा लगा रखा है, या गोविंदा लगा रखा है। ये इन 3 नामों के अंदर ही इनकी पूरी की पूरी टेरिटरी घूमती रहती है, सबके नाम मैं अभी दिखाता हूँ आपको, है ना। एक बारी पहले मैं इनके नाम ही दिखाता हूँ, फिर आपको वहां से जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ, हालांकि वो मैं बाद में दिखाने वाला था, लेकिन पहले मैं लिस्ट दिखा देता हूँ कि क्या क्या है राजा। आप देखिए आपके सामने है, ये सारे के सारे इनके राजा हैं। देखो दंती दुर्गा से शुरू हुआ, ये फाउंडर है, और उसके बाद कृष्णा 1 आता है, गोविंदा 2 आता है, ध्रुव आता है, गोविंदा 3 आता है, ऐसे करके ये देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे चले जा रहे हैं। अब मेन राजा मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दंती दुर्गा का पता होना चाहिए, और इसके बाद जो ध्रुव का पता होना चाहिए आपको, गोविंदा 3 का पता होना चाहिए, है अमोघ वर्ष का पता होना चाहिए, और कृष्णा 3 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो कृष्णा 3 का पता होना चाहिए। कुल मिला के ये जो 4-5 राजा हैं इनके बारे में आपको ज्यादा पता होना चाहिए, ये इनके मेन राजा हैं, बहुत फेमस राजा और मेन राजा हैं। आप समझो कि ध्रुव और गोविंदा 3 के टाइम में तो इनका जो एम्पायर है वो पीक पे पहुंच गया, सबसे ज्यादा बड़ा मैप इन्होंने हासिल कर लिया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर ली, यानी सबसे ज्यादा बढ़िया एम्पायर जो है इसी टाइम पे था इनका। और अमोघ वर्ष ने उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखा, आप ऐसे कह सकते हैं, है ना, कंपाइल करके रखा, जैसे अशोका ने पूरे राज्य को कंपाइल करके रखा था, आप ऐसे ही जो है अमोघ वर्ष को बिल्कुल आप अशोका की तरह समझ सकते हैं। ये 3 राजाओं को पता कैसे समझना है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और आपका अशोका। और इसको सच में अशोक बोला भी जाता था, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट इन 3 राजाओं को आपको ऐसे समझना है। मैं अभी पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार कर दिया है मैंने, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो है बाप बेटे ही हैं, ध्रुव का बेटा हो गया गोविंदा 3, गोविंदा 3 का हो गया अमोघ वर्षा, ऐसे आपको ये याद रखना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इनको आप मौर्यंस के साथ कंपेयर करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और दंती दुर्गा का खुद का कोई बेटा नहीं था, तो उसका अंकल था कोई कृष्णावन, तो वो बन गया था राजा, ये एक यहाँ पे है। और फिर यहाँ पे जो है आप देखिए कि गोविंदा 2 और ध्रुवा जो है ये आपस में भाई होते हैं, लेकिन जो छोटा भाई है ध्रुवा, ये खंडेश वगैरह का राजा होता है, उस टाइम पे गवर्नर होता है राजा। तो क्या होता है, तो जब ये लुढ़कता है इनका बाप, तो फिर ये जो है आके हमला कर देता है और गोविंदा 2 को हरा देता है। गोविंदा 2 कोशिश करता है बने रहने की, लेकिन उतना नहीं बना रह पाता, और ध्रुवा जो है उसकी गद्दी हासिल कर लेता है। तो कुल मिला के ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया इसके बारे में दे दिया। अब जो है हम पूरा पढ़ने की तरफ फोकस करते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज है कि आखिरी राजा जो करका होगा, और करका को मार के फिर जो है एक नई डायनेस्टी वहां पे आएगी, और जो है ये लगभग खो जाएंगे, कहीं डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ये हमें समझना है। अभी तक सिर्फ मैंने ब्रीफ आउट आपको चीजें बताई हैं, अब जो है मैं डिटेल में आपको लेकर चलता हूं। चलिए अब बात करते हैं डिटेल में दंती दुर्गा की। क्या कह रहे हैं, एमसीक्यू भी करवाएंगे भाई, आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है।
बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट इसीलिए की हैं क्योंकि वो पेड क्लासेस थी। और इनमें से देखिए कई बार ऐसा होता है बच्चे को, मैंने पहले ही, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इन्फॉर्म नहीं किया था, बहुत बार इन्फॉर्म किया था कि सारी की सारी पेड क्लासेस है, इनको पहले ही आप अच्छे से क्लास के साथ पढ़ लेना, नहीं तो फिर बाद में किताब में पढ़ते रहना। अब दंती दुर्गा के बारे में बात करते हैं। 753 से 756 एडी के अराउंड अराउंड इसका राज है। और फ्यूडेटरी ये किसके है? चालुक्यों के। किसको हराया इसने? कीर्तिवर्मन टू को हराया था। कीर्तिवर्मन टू के चालुक्यों का राजा था, वो मैंने अभी गिफ्ट वाली पूरी की पूरी स्टोरी आपको बता ही दी है। और आप समझिए कि राष्ट्रकूट किंगडम जो वो 753 सीई में, सीई मतलब कि एडी में जो है खोजी गई है, ये समझना है। अब इसने जो है बहुत सारे टाइटल दे रखे थे। शुभ तुंगा हो गया, अकाल वर्षा, अच्छा अकाल वर्षा हो गया। अब ये जो टाइटल हैं, ये इसके टाइटल हमें कौन सी इंस्क्रिप्शन से पता लगते हैं? तो ये भंडक इंस्क्रिप्शन है, ये आप ध्यान रखना, ये भंडक इंस्क्रिप्शन से इसके टाइटल्स के बारे में हमें जो है पता लगता है। ठीक है भाई, ये मेन इसकी दंती दुर्गा की पूरी अचीवमेंट्स हो गई। अब इसके बाद जो है मैंने आपको कहानी तो सुनाई दी है कि ये इसकी डेथ के बाद जो है कृष्णा वन जो है वहां पे गद्दी पे बैठ जाता है। ये उसका बेटा नहीं है, उसका अंकल टाइप मान लीजिए। और कृष्णा वन का जो टाइम पीरियड है 756 से 774 एडी के आसपास है। और ये डिफीट किसको करता है? जो गंगाज है मैसूर के। अभी गंगाज के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, है ना। ईस्टर्न चालुक्य जो वेंजी, इनको हराता है यहाँ पे। यानी एक तरह से एक्सपेंशन का काम, टेरिटोरियल एक्सपेंशन का काम जो है ये आदमी यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, और इसको एक और काम के लिए जाना जाता है कृष्णा वन को, ये पेपर में आएगा 100%। ये एक टेंपल देख रहे हैं, ये कौन सा टेंपल है? कैलाश टेंपल है। ठीक है, तो इलोरा के अंदर एक टेंपल है कैलाश टेंपल, जिसको कि इसी ने बनवाया था। ये आप ध्यान रखना, ये पेपर में पूछ सकता है। और किसका टेंपल है? कैलाश से ही हमें पता लगता है कैलाश पे कौन रहते हैं? भगवान शिव रहते हैं, तो शिव टेंपल है ये। किसने बनवाया था? किंग कृष्णा वन ने बनवाया था। ये सीधा पेपर में आता है, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। राष्ट्रकूटों के एम्पायर के अंदर जो सबसे बढ़िया बढ़िया काम हुए हैं, बहुत शानदार तो मंदिर, बहुत शानदार केव्स इन्होंने बनवाई हैं, ये आपको ध्यान रखना। और ये ज्यादा किसको फोकस करते हैं? कन्नड़ कल्चर से ज्यादा बिलोंग करते थे, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद इस आदमी ने क्या किया? कृष्णा वन ने, जो पल्लव बचे खुचे हुए थे, है ना, पल्लवों का तो देखिए ट्रिब्यूटरी भी आगे निकल गई, है ना, और उन्होंने भी उनका ऐसी की तैसी बैंड बजा रखी थी। चोलाज भी वहीं से निकले पल्लवों से ही, है ना। तो कुल मिला के पल्लव तो बहुत छोटे से, बिल्कुल साउथ में जो है, आप समझिए कि साउथ के अंदर जो है कहीं छोटे से चोला पड़े हैं, कहीं छोटे से चेरा पड़े हैं, कहीं पल्लव पड़े हैं, ऐसे करके छोटे छोटे हैं। तो लगभग पल्लवों का तो नाश ही कर दिया इन लोगों ने। पल्लव जबकि यहाँ पूरा पल्लव थे, है ना, तो उनका नाश करके जो है लगभग फाइनल ब्लो दिया। उसके बाद पल्लव कहीं दिखाई ही नहीं दिया, और अल्टीमेटली जो है यहाँ पे इसने पूरा का पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, यानी कि राष्ट्रकूट साम्राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए कि रॉककट कैलाश टेंपल के बारे में मैंने बता दिया। इसको कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मोनोलिथिक टेंपल कौन सा है, तो मोनोलिथिक टेंपल भी इसको बोल दिया जाता है, क्योंकि एक ही रॉक को कट करके बनाया गया। लिथ का मतलब होता है रॉक, और मोनो का मतलब है एक ही रॉक को कट करके बनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कभी टाइम मिले तो जरूर देख के आना, है ना। मैंने भी नहीं देखा, मैं भी जाऊंगा कभी देखने, है ना। तो ये इलोरा केव्स के अंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। और टाइटल्स वगैरह ये इसके टाइटल नहीं है, ठीक है, ये इसके टाइटल नहीं है, ये तो पुराने वाले हो गए। तो ये मैंने कृष्णा वन के बारे में बता दिया, वो टाइटल्स उसके थे, दंती दुर्गा वाले थे। ठीक है, तो वो कंफ्यूज मत करना। चलिए अब आगे जो है व्यक्ति आता है, उसके बाद देखिए कि गोविंदा वन जो है वो भी आएगा, लेकिन गोविंदा वन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता है परफॉर्म। तो उसका भाई जो होता है खांडेश में बैठा होता है, उधर गवर्नर होता है, उसका नाम है ध्रुवा। तो ध्रुवा जो है मुंह उठा के यहाँ पे आ जाता है, हमला उमला होता है, जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, अल्टीमेटली जो राजा बनता है वो ध्रुवा बन जाता है, ये आपको समझना है। तो 780 से 793 एडी के बीच में जो है ध्रुवा भाई साहब राज कर रहे हैं। और ध्रुवा जो है एक बहुत बढ़िया काम करते हैं। देखो मैंने बोला ना, अभी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी चल रहा है, और ये भाई साहब चाहते हैं कि ये पूरा ऊपर तक एक्सपेंड कर दें, क्योंकि अभी जो खेल चल रहा है इनका वो नीचे तक ही चल रहा है। अभी मैंने बताया ना, राष्ट्रकूट एम्पायर तो इधर भी कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे ऊपर क्या है, कन्नौज है, तो राष्ट्रकूट वाले वहां भी कब्जा करना चाह रहे हैं। लेकिन अब उसके लिए इसको दो पावर्स को हराना पड़ेगा। इधर जो है कब्जा, इधर प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहारा, और इधर जो है पाला। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारा और पाला जो है वो भी इस कन्नौज के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं भी लाइन में लग जाऊं, मैं पीछे क्यों रहूं। तो ये भाई साहब ने क्या कर दिया, उठा के वत्सा राजा को हरा दिया। वत्सा राजा कौन था? वो था इन गुर्जर प्रतिहाराओं का राजा। और जो दूसरा वाला है धर्मपाल, वो किसका है? पालाओं का राजा। इधर बैठा है गुर्जर प्रतिहारा में वत्सा राजा, और इधर बैठा है धर्मपाल। दोनों को जो है इस आदमी ने हरा दिया। किसने हरा दिया? ध्रुवा ने। ठीक है, ध्रुव राठी ने सबको हरा दिया, आप ऐसे समझ लेना, अब याद रहेगा। तो कुल मिला के जब दोनों को हरा दिया तो कन्नौज किसके पास आ गया? इसके पास आ गया, यानी कन्नौज पे कब्जा कर लिया एक तरह से, ये समझना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने कब्जा कर लिया तो कन्नौज इसी के पास रहेगा, फिर कभी वो कब्जा करने की कोशिश करेंगे, कभी वो करेंगे, ये चलता रहेगा। कन्नौज का खेल जो है यहाँ पे चलता रहेगा, है ना। कंचे हो गए कि कन्नौज हो गया, पता नहीं इनको क्या था, लेकिन ये चुल मची हुई थी कि कन्नौज चाहिए हमें किसी भी तरीके से, क्योंकि ट्रेड वहां पे अच्छा हो रहा था। ठीक है,
इसके बाद इस आदमी ने सिर्फ यहीं पे नहीं टिका, पल्लवों को हराया, ईस्टर्न चालुक्यास को हराया, पालाओं को हराया, प्रतिहारों को हराया और पूरा अपने एम्पायर को जो है नीचे से ऊपर ले गया पूरा। यूजुअली हम देखते हैं कि नॉर्थ वाले राजा नीचे आ रहे थे, यहां पे नीचे वाले ऊपर जा रहे हैं, ये उल्टा देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है भाई। इसके बाद आप कहेंगे कि ये क्या था, ही वॉज द फर्स्ट दक्कन किंग, पहला दक्कन का ऐसा राजा था जो कन्नौज को कंट्रोल कर रहा था। मैंने अभी बोला आपको कि हम मैक्सिमम राजा ऐसे देखते हैं, अब जो अलाउद्दीन खिलजी वो भी ऊपर सबसे पहले स्थापित करता है राजा, फिर नीचे भेज रहा है। अकबर भी ऊपर स्थापित करता है फिर नीचे भेज रहा है। औरंगजेब भी यही कर रहा है, ऊपर वाले से नीचे, यानी नॉर्थ टू साउथ जाते थे राजा यूजुअली, क्योंकि नॉर्थ वाले राजा ज्यादा तगड़े हुए है ना, वो वहां पे लड़ाई झगड़े चलते ही रहते थे और वो साउथ को हड़पने की कोशिश करते थे। यहां उल्टा है, यहां साउथ वाले नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बढ़िया बन जाता है कि कौन ऐसा राजा है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ कन्नौज को हड़पने के लिए सबसे पहले गया और कब्जे में भी कर लिया। तो वो यही है भाई साहब, ध्रुवा। ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखिए ना कि लेटेस्ट में मैंने देखा एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ अलाउद्दीन ने किसको भेजा नॉर्थ से साउथ में, है ना, इस अकबर ने किसको भेजा नॉर्थ से साउथ में, यानी दूसरी जगह पे कब्जा करने के लिए किसको भेजा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ये क्योंकि नीचे से बिलोंग ज्यादा कर रहे हैं तो नीचे वाले ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए कि ध्रुवा के टाइटल कौन कौन से हैं। एक है निरुपमा, एक है कालवल्लभी, ठीक है, दूसरा है धारावर्षा और एक है श्रीवल्लभी। मेरे को तो श्रीवल्ली याद आई एकदम से, है ना झुकेगा नहीं साला। चलो ना, फिर जीजा झुक जाएगा दिलजीत वाली बात है ना कि अगर साला नहीं झुक सकता तो जीजा झुक जाएगा, वो वाला बड़ा फनी लगा मेरे को, है ना। चलो अब देखिए कि वत्सा राजा को हरा दिया है, ये भी बता दिया है। ये सेम ही क्यों कर दिया कॉपी, चलिए कोई बात नहीं। अब आप देखिए आता है गोविंदा 3। अब ये जो ध्रुवा है ना, अपने एक बेटे को, जो कि सबसे छोटा बेटा है इसका, है ना, गोविंदा 3, अब गोविंदा 3 को धीरे धीरे जो है ये सिंहासन की तरफ ही बढ़ा रहा है, आपको ऐसा समझना, तैयार कर रहा है एक तरह से, है ना। तो इसको ऑथोरिटिव भी बना रहा है, इसकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर भी है। क्या बोल रहे हैं भाई? तो वो तो ऐसा ही है ना। अब देखो किताब में तो अभी इतनी चीजें कहां से लिख देंगे, अभी इनके बारे में ज्यादा पूछा थोड़ी जाता है। कहां पूछा जा रहा है, कितना पूछा गया पेपर में, ये तो मैं पढ़ा रहा हूं ना। अब मैं तो रोज क्लास में कुछ ना कुछ नई चीज करूंगा। तो एक पेन होता है, पेन नाम की कोई चीज होती है, मैं दिखा देता हूं। आप लोगों में से कुछ बच्चों को शायद पता नहीं होगा, एक पेन नाम की चीज होती है, ये 5-10 रुपए का आ जाता है पेन, ठीक है। इसकी ये होती है निब, निब तो नीचे होती है, ये ऊपर एक कुछ लगा होता है दबाने वाला, ठीक है। दबाना तो आता होगा कि नहीं आता है दबाना, इसको यूं दबाते हैं और ये पेन की निब खुल जाती है। उसके बाद किताब में या एक व्हाइट पेपर पे ना यूं यूं करके लिखा भी जाता है। इसकी खास बात पेन की होती है कि इससे लिखा भी जाता है, ठीक है, कुछ कुछ चीज लिखी जा सकती हैं। तो जो अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज मैंने डाल दी है, तो इस पेन को घिसाओ और थोड़ा सा लिखो, ठीक है। इतना काम तो कर लोगे, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखनी चाहिए भाई, इतना तो करना ही चाहिए इंसान को। अब मैं हर दूसरे दिन जो है कुछ ना कुछ चेंज करूंगा कोर्स के अंदर। तुमने पेड कोर्स ले रखा है तो कितनी बार किताब बदलोगे तुम, है? तो इसीलिए खुद भी पेन हिलाओ थोड़ा सा। चलो गोविंदा 3 जो 793 से 814 एडी आएगा, यहाँ 815 नहीं, लगभग 814 एडी के अराउंड तक रहा था ये। अब इसने डिफीट किसको किया वो समझते हैं। देखो मैंने अभी बोला कि पापा जी किसको डिफीट कर रहे हैं, वो भी प्रतिहाराओं को डिफीट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? थैंक्स फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट पेन। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। मैंने बोला ना एंटरटेनमेंट रहेगा यहाँ। अब देखो कि यहाँ पे इसके पापा जो हैं ध्रुवा, वो किस किस को डिफीट कर रहे हैं, वो भी 2 लोगों को डिफीट कर रहे हैं, ऊपर बैठ के धर्मपाल को और इधर जो है वत्सा राजा को, है ना। और ये भी 2 लोगों को डिफीट करेगा। अगेन देखो कि जब रूलर बदल रहे हैं तो लगभग तीनों जगह पे चीजें बदल रही हैं, आपको ऐसा समझना है। लेकिन आप देखो कि अब तीनों जगह पे सेम ही टाइम में रूलर बन जाए, ऐसा थोड़ी है। ये हो सकता है कि इनका जो बाप है इसका लुढ़क गया हो और ये राजा बन गया, लेकिन उधर धर्मपाल है जो, वो उधर क्या सोचेगा, अच्छा इधर वाला राष्ट्रकूटा लुढ़क गया, चलो जाके मैं कन्नौज पे कब्जा कर लेता हूं। उधर से फिर वो जो प्रतिहाराओं का नागभट्ट 2 बन गया है, वो सोचेगा मैं कब्जा कर लेता हूं। तो ऐसे करके खेल चलता रहता है पूरा का पूरा पावर का, है ना। तो कुल मिला के अब इसको जब पता लगता है कि अच्छा उधर तो कन्नौज मेरे हाथ से जा रहा है, अब फिर लड़ना पड़ेगा, है ना। पापा ने जो किया था सो किया था, अब बेटे की बारी है, बेटे को तो प्रूव करना है ना खुद को। तो उन्होंने सोचा, उधर बैठे बैठे धर्मपाल ने, इधर बैठा है धर्मपाल और इधर बैठा है ये नागभट्ट 2 N2। इन दोनों ने सोचा कि ये लड़का क्या कर लेगा, लौंडा है, नया नया नवेला दुल्हन आई है, ये क्या कर लेगी हमारा, है ना। तो ऐसे समझ आया इन्होंने। तो इसने सोचा अच्छा फ्लावर समझे क्या, अभी तुम्हें फायर दिखाता हूं मैं। ये लेके गया अपने लड़कों को, है ना। पहले तो उसको पीटा, फिर उसको पीटा, दे थप्पड़ में थप्पड़, दे थप्पड़ में थप्पड़, है ना। किसी की कैंची बनाई जा रही है, किसी की टांग तोड़ी जा रही है। अच्छे से दोनों को धुलाया पहले, है ना, कि अच्छा पापा से डरते थे, मुझसे नहीं डर रहे हो, है। आप बताओ कि डर लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा, एक और मारा खींच के, अच्छा अब लगा,
हाँ अब लगा। तो अब इसको भी भगाया वापस, इसको भी भगाया वापस। हाँ कन्नौज में आओगे तुम, आज के बाद दिखाई मत दे जाना, नहीं तो घूसे के साथ साथ टांग भी मारूंगा, है ना, फुटबॉल बना दूंगा तुम्हारी। तो यहां पे जो है वापस से कन्नौज को हासिल कर लिया। कहानी समझ में आई आपको? हंसते रहो तुम, मजे मारो तुम, हंसते रहो, बस वही अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से वापस से कन्नौज को कैप्चर कर लिया गया। किसने किया? इस आदमी ने किया, जिसका नाम था गोविंदा थ्री। बताओ, गोविंदा भी इतना भाई हाइपर हो गया था गोविंदा, है ना, हमने तो चीची को नाचते नाचते देखा था, ये हाइपर हो रहा है गोविंदा भी, कॉमेडियन तो था ही। टाइटल इसने देखिए, जगतुंगा, कीर्ति नारायण, जन वल्लभा, ये बहुत सारे लिख दिए, इसको देख लेना एक बारी। अब मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मेंस वालों का बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये हो गए सठिया गए हैं, कोई बुढ़ा बैठ के सठियाया हुआ पेपर बनाता है और फिर वो पता नहीं घर से फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसकी बीवी उसको दुखी करती है, तो फिर वो जो ऐसा पेपर बनाता है मेंस के अंदर कि कुछ भी पूछ डालता है। तो इसलिए मैंने भी डाल दिया यहाँ पे, अपडेट किया है चीज को मैंने, है ना। इसके बाद देखिए कि इनको क्रेडिट जाएगा एलिफेंटा केव्स बनाने का, ये आप ध्यान रखना। एलिफेंटा केव्स के बारे में मैं डिटेल में भी बताऊंगा, बट ये ध्यान रखना कि राष्ट्रकूटों ने ही एलिफेंटा केव्स बनवाई थी। एलिफेंटा केव्स के बारे में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पहले इसको एलिफेंटा नहीं बोलते थे, ये तो पोर्टुगीज ने नाम रखा था, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में आज ही बताऊंगा। इसके बाद देखिए एक बहुत बड़ा पोएट हुआ है स्वयंभू, वो भी राष्ट्रकूटों की कोर्ट में हुआ है। इसके बारे में आए तो सीधा आप बता सकते हो, ठीक है। ये इंग्लिश में लिख दिया, ये हिंदी में लिख दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइटल और कौन कौन से ले रखे थे, ये वही हैं जो अभी मैंने पीछे बताए, ये रहे टाइटल, है ना, वही टाइटल है एक तरह से, ये टाइटल इसने सारे ले रखे हैं, तो ये आप पढ़ लेना बस। अब इसके बाद कौन आता है? गोविंदा का ही लड़का आ जाता है अमोघवर्ष, ठीक है भाई। पेन हिलाते रहो, हाँ तुम सब हिलाते रहो, तुम्हारा जो जो दिल करता है तुम वो हिलाते रहो, ठीक है, बस पढ़ लो। तुम्हें टिका ही नहीं है कि रात को मैं ये हिला लूं, पेन हिला लूं, है ना, कभी कॉपी का पेज हिला लूं, कभी कुछ हिला लूं, पढ़ लो ना यार, पढ़ाई नहीं करनी है, वह हिलाते रहो। चलो, मजमा महामजा, अच्छा यार एक तो ये हिलाने उलूने वाली बातें करते हो, उसके बाद यहां भी देखो क्या लिखा, महामजा, यह कितने मजे लोगे, महामजा सर्वा है इसका नाम भाई, यानी कि अमोघ वर्ष वन का नाम है। ये 814 से 878 एडी तक रहा है। मोटा मोटा मैं बताऊं तो ये आदमी लगभग 64 साल तक तो राज कर गया है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बुढ़ा होके लुढ़का होगा और कितना बड़ा राजपाट इसने भोगा है भाई। ये तो फुल मजे ले रहा था, है अजब गजब चल रहा था। और ये इसका मैं बताऊं, इसका ध्यान भी कोई ज्यादा युद्ध याद करने में था नहीं, इसने फुल आशिकी मारी है, फुल मजे किए इस आदमी ने। और साथ में पोइट्स को भी बिठा लेता था, चलो तुम कोई मेरे को एक हसीन सी कविता सुनाओ, है ना, उधर पोइट गा रहा है, तुम हसीन हो गुलाब लगती हो, तुम नाजुक हो स्वाद लगती हो, पता नहीं क्या क्या तुम पनीर हो स्वाद लगती हो, कुछ भी ऐसे ऐसे करके बना रहा है ना। तो मजे से चल रहे हैं ये भाई। सच में पोइट्स को जो है बहुत आदर दिया करता था, खुद भी किताब लिखता था ये, देखो मजे हैं भाई के, है ना, सब कुछ रेडी एंड मेड मिला है, अब उसको संभालना है बस। तो ज्यादा कोई नुक्ताचीनी करेगा तो उसको पेलेगा, अदरवाइज ज्यादा बीच में पंगे ना लेगा, है ये फिर हलने लगे। चलो, मैं तो रोज पेन हिला रहा हूं यहां पे, इससे ज्यादा कितना घिसा दूं, खत्म ना हो जाए, है रोज पेन घिसा रहा हूं यहां पे, देख लो तुम। ये गोविंदा थ्री का सन था, ये आपको ध्यान रखना है। टाइटल इसके क्या क्या है, नृपतुंगा है। अब ये देख लो, बहुत अजीबोगरीब से टाइटल है, ये याद करना है तो कर लेना, ये पेपर में आ रखे हैं, ये देख लो, हैशटैग इंपॉर्टेंट इसीलिए लगाए हैं। अब तुम देख के बोलोगे कि पता नहीं यार करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, कर लो यार। आसिया धवला हो गया, महाराजा शंदा हो गया, वीर नारायण हो गया, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सब टाइटल इसने ले रखे थे, आप देख लेना एक बारी। इसके बाद ये जो है जैन धर्म को फॉलो करने लग गया था, है ना, तो जैन धर्म का थोड़ा सा आप समझिए कि फॉलोअर टाइप हो गया। और इसने क्या किया, किसको फॉलो किया, ये किसकी संगति में ज्यादा रहता था, जीना सेन की संगति में ज्यादा रहता था। और जीना सेन वही है जिसने आदि पुराण लिखी, इसके बारे में भी अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो कुल मिला के मैंने 3 राजाओं के बारे में बैक टू बैक आपको बताने की कोशिश की है। सबसे पहले ध्रुव के बारे में बताया, फिर गोविंदा 3 के बारे में बताया, और अब जो मैं बता रहा हूं अमोघवर्ष 1 के बारे में बता रहा हूं। और अभी मैंने आपको समझाया कि पहले वाले को आपको क्या समझना है, चंद्रगुप्त की तरह ट्रीट करना है, दूसरे वाले को बिंदुसार की तरह, और इसको क्या करना, अशोक की तरह ट्रीट करना है। तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। अब मैं क्यों बोल रहा हूं वो अभी आपको मैं समझा देता हूं कि क्यों बोल रहा हूं, आगे मैं बता ही दूंगा। बट अभी के लिए पहले यहां पे देखिए, इसने एक किताब लिखी है। किताब कौन सी लिखी है, कविराज मार्गा। अब ये जो कविराज मार्ग है, कुछ लोगों का कहना है कि इसने लिखी है, और कुछ लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति था श्री विजय जो इसकी कोर्ट में था, इसका कोर्ट पोएट था। तो कुछ लोग का कहना है कि पोएट ने, कोर्ट पोएट ने लिखी है। पेपर में अब ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, श्री विजय लिखा है या फिर अमोघवर्ष लिखा है। दोनों नहीं लिखा होगा पेपर में, एक ही लिखा होगा कुछ। अगर अमोघवर्ष लिखा है कि कविराज मार्गा किसने लिखी है तो अमोघवर्ष टिक कर देना। अगर अमोघवर्ष नहीं लिखा होगा तो श्री विजय लिखा होगा। ये देख लो, यही मेरी रिसर्च बोलती है, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, कोई नहीं बताने का इतनी बारीकी से। तो वहां पे श्री विजय उत्तर मार्क कर देना। बात समझ में आ गई?
अरे तो वो तो होना ही है भाई, क्लास के बाद तो मेरे साथ क्या क्या होता है, चकले बेलन चलेंगे, मेरे को पता है ना, तो आपको पता ही है सब कुछ। कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर तुम्हारे घर में भी चलेंगे, फिर मेरे को बताना अरे सर आपने बोला था कि उस टाइम पे चकला बेलन चलता है, ढंग से बता देते, फिर मैं शादी ही नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, अब बता दिया है तो बता दिया है। चलो ये जो है कन्नड़ में किताब है, और मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग जो है कन्नड़ लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। तो कन्नड़ लिटरेचर जो है बहुत फला फूला था इनके टाइम में, कन्नड़ लिटरेचर। अगर कोई पूछ ले तो ये गोल्डन पीरियड था, गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, ये आप समझेंगे इसको, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद इस आदमी ने एक और टेंपल भी बनवाया था, नवलिंगा टेंपल, ये भगवान शिव का टेंपल था, और ये अमोघवर्ष ने कहां पे बनवाया था, पत्तादकल में। पत्तादकल में कहीं पे भी बोलूं आज की डेट का कर्नाटका आप समझ लेना, ठीक है। तो पत्तादकल में जो है उसने ये बनवाया था टेंपल, नवलिंग टेंपल लॉर्ड शिवा का। आप देखिए टेंपल्स के बारे में कई बार पेपर में आ जाता है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो आपको मैंने यहीं पर बता दिया, ये रहा वो टेंपल। अब आगे देखिए कि मैं इतनी देर से जो आपको बोल रहा था कि ध्रुवा को आप चंद्रगुप्त समझ लीजिए, गोविंदा 3 को आप समझ लीजिए बिंदुसार, और इसको अमोघवर्ष को आप समझ लीजिए अशोका। मैं इतनी देर से क्यों ये प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार कर रहा था, क्यों इतनी भूमिका बांध रहा था, उसका कारण ये है कि पेपर में पूछा जाता है कि अशोका ऑफ साउथ किसको बोला जाता है। आज के बाद भूलोगे नहीं, जितना मैंने बकवास यहाँ पे कर डाली है और इतना तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ दिया है, अभी भी अगर नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं हो सकता कुछ भी तुम्हारा, है ना। सीधा मैं बताता कि अमोघवर्ष को अशोका बोलते हैं तो शायद याद ना रहता। अब 3 राजाओं का कॉन्टेक्स्ट कर दिया क्रिएट, और ये भी बता दिया कि बाप बेटा दादा तीनों ही एक लाइन में चल रहे हैं और तीनों ही तगड़े राजा, तो वहां से ही क्लियर हो जाएगा कि भैया इसको अशोक ऑफ साउथ बोलते थे। वहां भी अशोक तीसरे नंबर पे था, यहां भी अशोक तीसरे नंबर पे है। अब याद रहेगा, यह आएगा कि नहीं? सर रोक्ड, बच्चे शॉक्ड। अच्छा, रामबाण में ड्रेस कोड है, बिल्कुल रामबाण 2.0 बैच के अंदर हमेशा मेरा ड्रेस कोड ग्रीन कलर है। मैं यूजुअली ज्यादा ग्रीन ही पहनता हूं, है ना। फार्मर्स सपोर्ट, किसानों के बच्चे हैं, फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे। ग्रीन कलर बहुत बढ़िया नेचुरल कलर है, नेचर का कलर है ग्रीन, तो हम यूजुअली ग्रीन ही पहनते हैं मैक्सिमम। आप देखना मेरी सारी वीडियोस आपको जो पेड कोर्स में भी दिखेंगे ग्रीन में ही दिखेंगी। चलो, अमोघवर्ष जो है फर्स्ट ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम इलोरा टू मान्यखेत। ये आपको ध्यान रखना है कि इस आदमी ने जो है इलोरा से मान्यखेत या मलखेड़ उस टाइम पे इसको बोला जाता था, वहां पे अपनी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर लिया था। और ही वॉज द फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, ये मैंने अभी आपको समझाया है ना। जीना सेन वहां पे था और जीना सेन इसको समझाता रहता था कि भाई जैन धर्म में ये होता है, ये होता है, तो ये भी जैन धर्म को ही फॉलो करने लग गया था। जबकि अशोक ने जो किया था वो बुद्ध धर्म को किया था, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये मत समझ लेना इसको अशोक बोलते हैं तो ये बुद्ध धर्म फॉलो करता था, जैन धर्म फॉलो करता था, ये ध्यान रखना। आप कहीं गलती से उसको अशोक समझ के और बुद्ध मत कर देना। इसके बाद इसने मॉडर्न टाउन वहां का बनवाया था जिसको मान्यखेत कह लो या मलखेड़ कह लो, और वहीं पे अपनी कैपिटल बनवा ली थी, है ना। उसके बाद ये कुछ ऐसा ही है जैसे आज मान लो दिल्ली के बहुत खराब हाल हो गया है और मोदी जी बोले कि चलो कल को दिल्ली की नहीं, अब हम अपनी कैपिटल जो है बेंगलोर को बना दें, किसी भी को भी बना दें जहां उनका दिल करे, है ना। तो कहने का मतलब वैसे ही इसने भी अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। उसके अलावा इसने कोई बहुत ज्यादा युद्ध तो नहीं लड़े थे, लेकिन आप देखिए इसने ईस्टर्न चालुक्यस को हराया था और मेंटेन किए थे फ्रेंडली रिलेशन अपने नेबर्स के साथ। जो भी इसके अगल बगल में राजा रहते थे उनके साथ दोस्ताना व्यवहार किया था। ऐसा नहीं किया कि जबरदस्ती किसी के पटे में टांग अड़ा रहे हैं। यानी इसने जो अपने ही राज्य पाठ को संभालने में कोशिश की है, ज्यादा एक्सपेंशन में कोशिश नहीं की, क्योंकि इसका ज्यादा मन नहीं था कि मेरे को ज्यादा मारकाट करनी है, और बढ़िया भी चीज है। यानी इसने अपनी ही किंगडम को फ्लरिश करने पर ध्यान दिया, है ना कि उसको बढ़ाने पर। इसके अलावा एक कविराज मार्गा इसने लिखी है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, या तो ये आएगा या फिर श्री विजय लिखा आएगा, तो दोनों में से जो भी लिखा आ जाए आप उसी को उत्तर मार्क कर देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसने क्या लिखा है, प्रश्नोत्तर रत्ना मलिक, ये भी एक संस्कृत का काव्य इसने लिखा है। इन्होंने भी एक्चुअली कन्नड़ और संस्कृत भाषा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, ब्राह्मणिज्म को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। तो ये जो है दूसरी किताब है इसकी, अगर ये इसके बारे में आ जाए तो ये भी आप बता सकते हो, ठीक है भाई। चलिए, अब इसने भी अलग अलग टाइटल ले रखे थे। ये रहे वो, कहीं पे कोई नृपतुंगा ले रहा है, अक्षय धवला ले रहा है, महाराजा शंदा, ये वही सब टाइटल अभी मैं आपको बता के ही आ रहा हूँ। पीछे मैंने समझा ही दी आपको, ये वाले सारे 4-5 टाइटल अभी तो बताए हैं जब शुरुआत में ही इसके अमोघवर्ष के, तो वही टाइटल हैं ये। इसके बाद ये जो है रिलीजियस ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, अभी मैंने आपको बताया, है ना। और पोइट्री में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, अपने जो नोबल्स हैं उनका आदर किया करता था, और जीना से इनके उसमें रहता था, है ना। तो ये मैंने बता दिया। हाँ, अब देखो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रैवलर्स होते थे। तो एक ट्रेडर आया था इसी टाइम के ड्यूरेशन में, सुलेमान।
अब ये जो सुलेमान है ना, ये पालाओं के वहां भी गया था और ये यहाँ राष्ट्रकूटों के पास भी आया था। तो ये दोनों ही कंटेक्स्ट आपको ध्यान रखने हैं कि जो सुलेमान नाम का ट्रेडर है पालाओं के पास भी जा रहा है और राष्ट्रकूटों के पास भी आ रहा है। और ये क्योंकि एक मुस्लिम ट्रेडर है, ये ध्यान रखना, तो जो मुस्लिम्स का ज्यादा आगमन है ना वो पालाओं की किंगडम में ज्यादा था, बंगाल की साइड में ज्यादा था। ये आपको समझना, पाला कहां पे थे? बंगाल वाली साइड पे थे। तो पालाओं की किंगडम में क्योंकि उनका व्यापार जो है अरब कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वहां पे मुस्लिम्स की बहुत ज्यादा सेटलमेंट हमें देखने को मिली। बहुत सारे मुस्लिम यहीं रह के जो है व्यापार करने शुरू कर दिया था, ऐसा भी हमें देखने को मिला है। तो अगर भारत के अंदर कोई पूछ ले कि सबसे पहले सबसे ज्यादा मुस्लिम वाले लोग कहां पे सेटलमेंट हो रहे थे, तो वो बंगाल के अंदर ही हो रहे थे, ये आपको समझना है। तो ये जो सुलेमान अरब ट्रैवलर है, इसने क्या किया, इसने इस आदमी को यानी कि अमोघवर्ष को 4 महान राजाओं के बीच में कंसीडर किया है। आपको समझना उस टाइम पे 4 महान राजा थे। एक तो चीन का राजा हो गया, एक कॉन्स्टेंटिनोपल का राजा हो गया, ठीक है, एक चीन का हो गया और एक हो गया बगदाद का खलीफा। तो ये 3 हो गए और चौथा हो गया अमोघवर्ष। यानी कि उसने जो है इसका कंपैरिजन किया है कि पूरे आर्यवर्त में या पूरे एशिया में जो 4 बड़े राजा हैं, जिनमें से एक नाम इसने राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष का लिया। तो यहां से आप समझ सकते हैं इसकी प्रसिद्धि के बारे में। ठीक है भाई, मजा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं तभी बांग्लादेश बना। चलो वो सब उसमें नहीं जाते हैं, अभी आप बात समझ लीजिए कि क्या है। वैसे मैं बता दूं कि जो जितने भी अरब कंट्री वाले मुस्लिम्स हैं, वो यहाँ के मुस्लिम्स को कोई खास, आप ऐसा मत समझना कि प्योर मुस्लिम्स मानते हैं ना। ये लगभग यहाँ पे जितने भी मुस्लिम्स हैं वो कन्वर्टेड ही हैं, चाहे वो ट्रेड की वजह से कन्वर्ट हुए हो, कोई आप समझ लीजिए कि उसकी वजह से राजपाट के लिए कन्वर्ट हुआ हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके पीछे, बहुत सारे फैक्टर हैं। और पीछे की लाइनेज देखी जाएगी तो उनकी कहीं ना कहीं हिंदू रहती है। तो ये जो है वो लोग नहीं मानते यहाँ के लोगों को, है ना, रियल ब्लड वाले मुस्लिम्स नहीं मानते वो इनको अब क्या बोले, इंफीरियर ही ट्रीट किया जाता है। चलिए छोड़िए, उस बारे में हम नहीं घुसते हैं। ही कमीशनड द फेमस टेंपल ऑफ जैन नारायण। अब ये जैन नारायण टेंपल क्यों फेमस है? क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका स्थान है, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया। इसलिए जैन नारायण टेंपल जो है किसने बनवाया है? वो इसी ने बनवाया, अमोघवर्ष ने। कहां बनवाया है? पत्ता दक्कल के अंदर बनवाया। ये पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद ये जैनिज्म की प्रैक्टिस करता था, तो इसने जो है जैन केव्स भी बनवाई है। 5 जैन केव्स बनवाई है इलोरा के अंदर। इलोरा में मैंने बताया ना कि इलोरा में बहुत सारी केव्स हैं, तो जो है 5 जैन केव्स जो है इसने बनवाई है। ये आपको ध्यान रखना है इलोरा के अंदर, ठीक है। वहां पे सिर्फ जैन ही नहीं है, वहां पे बुद्धिज्म वाली भी दिखेंगी, जैन वाली भी दिखेंगी। तो इसने जो बनवाई है वो जैन वाली बनवाई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जब इसकी डेथ हो जाती है, लगभग आप देखो कि इसके बाद उतने ज़्यादा तगड़े रूलर तो नहीं आ पाते हैं। एक आएगा अभी रूलर, है ना, लेकिन इसकी डेथ के बाद समझिए कि पूरा का पूरा एम्पायर लगभग डिसइंटीग्रेट टाइप सा हो जाता है। लेकिन एक रूलर फिर आएगा, कृष्णा वाला, है ना, वो वापस से उसको यूनाइट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही इसकी डेथ होती है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो इसके अपोनेंट्स होते हैं वो पूरे के पूरे मलखेड़ को ही जला के राख कर देते हैं। इतना ज़्यादा तबाही यहाँ पे मचाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत लंबा राजपाट जो है ये जी के गया है। अब इसके बाद एक रूलर आ रहा है। देखो मैं लाइन में सारे रूलर नहीं बता रहा हूं, मैं मेन रूलर ही बता रहा हूं आप लोगों को। तो इंद्रा 3 आ रहा है, ये 915 के आसपास आ रहा है, जबकि मैंने यहां पे जो बताया है आपको ये 878 तक बताया। तो मैं मेन रूलर्स की बात कर रहा हूं, जिन्होंने बीच में कोई खास काम ही नहीं किया, या उनके टाइम में ऑलरेडी एम्पायर इतना बड़ा था वो छोटा सा ही हो गया, तो उसका फायदा क्या उनके बारे में पढ़ने का। ठीक है, तो उनके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। इंद्रा 3 जो है वो 915 से 927 एडी के आसपास में ये रहा है, और ये अमोघ वर्ष का जो है ग्रैंड सन है, एक तरह से आप समझ लीजिए। अब ये जो है आदमी अमोघ वर्ष 1 का ही है ना, अभी जो ये अमोघ वर्ष आपने पढ़ा है ना, इसी आदमी का ही ग्रैंड सन है, यानी दादा पोते हैं, एक तरह से आप ऐसा इनको रिलेशन को समझ सकते हैं। तो इस आदमी ने क्या किया है, इसने डिफीट किया है महिपाल को। महिपाल कौन था? प्रतिहारा रूलर था। मैंने बोला अभी कि ट्रिपाटाइट स्ट्रगल चल रहा था, तो एक तरफ ये जो है कन्नौज उस टाइम पे महिपाल के अंडर था, और ये पाला एम्पायर वाला हो गया है ना, इस तरफ महिपाल बैठा है, इस तरफ वाला। तो ये जो है अगेन जो है कन्नौज महिपाल के अंडर में है, तो इसको जो है कन्नौज को हासिल करने की कोशिश करेगा, यही आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हराता है इंदिरा, और इसको जो है मोस्ट पावरफुल राजा उस टाइम के हिसाब से इसको बोल देंगे, यानी ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के हिसाब से देखा गया कि उस समय में ये इन तीनों में से पावरफुल राजा था। इसके बाद देखिए कि राष्ट्रकूट लोग जो थे वो, क्योंकि अरब के साथ व्यापार तो अपना चल ही रहा था भारत का, है ना, बहुत सारे मसालों का व्यापार रहता था, वो अरब वाले चिकन पे लगा के खाते थे, उनको बहुत मजा आता था, वो बोलते तो और लाओ, है। तो वही वाला चीज है यहाँ पे देखिए कि
ये लोग व्यापार में क्या लेते थे, वो उनसे मसाले वगैरह ले रहे हैं, कॉटन वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि वहां कहाँ रेगिस्तान में भैया फसल होगी, है ना, तो यहीं से तो जा रहा है सब कुछ उधर। लेकिन वहां के लोग यहाँ पे क्या भेज सकते हैं, असला बारूद भेज सकते हैं, क्योंकि असला बारूद वो बहुत बनाते हैं। तेल भेज सकते हैं जमीनों में, तो तेल का तो ये क्या करेंगे, अभी तो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई हुई भी नहीं थी। तो एक चीज और भेज सकते हैं, घोड़े वगैरह, अरबी घोड़े जो बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं, तो घोड़ों का जो है ये इंपोर्ट किया करते थे वहां से। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत तगड़े होते हैं अरबी घोड़े और अच्छा खासा उनको ट्रेन किया जाता है। तो ये आपको समझना है, फ्रॉम अरब और वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया से ये जो है घोड़े मंगवाया करते थे, और घोड़ों का ही युद्ध पूरा का पूरा रोल था उस टाइम पे। इधर से उधर जाना है तो घोड़े के ऊपर ही तो जाना है भाई साहब। तो और ये जो है इनकी टेरिटरी है। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये मान्य खेत है, और ये जो है इधर पत्ता दक्कल है, ठीक है भाई। और इलोरा केव्स अगर दिखानी हो तो यहाँ पे कहीं पे इलोरा केव्स हो जाएंगे। ये आपको पूरा का पूरा एम्पायर जो है इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखिए कि इनका जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर आएगा वो कृष्णा 3 आएगा, ठीक है। तो कृष्णा 3 के बारे में भी बताता हूं, अभी मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, एक सेकंड रुकिए। हाँ ये रहा ना कृष्णा 3, ये आगे लगा दिए स्लाइड, एक सेकंड इसको मैं पीछे कर देता हूं, पहले इसको ऊपर कर देते हैं। कैसे जाएगी भाई ये ऊपर, एक सेकंड, चलिए। अगला जो मेन राजा आ रहा है वो कृष्णा 3 आ रहा है। अब जो टूट फूट गया है एम्पायर लगभग, उसको वापस से जोड़ने की कोशिश रहेगी, है ना, क्योंकि आप देखिए ये 939 एडी के अराउंड में आ रहा है, और पिछला वाला जबकि आप देख रहे थे तो वो किस टाइम पे था, 927 एडी तक वो लुढ़क चुका है। तो कृष्णा 3 जब आता है तो उसके पास यही चैलेंज है कि पूरे को वापस से रीयूनाइट करे। और ये देखिए कि कई बार पेपर में ये भी पूछ लेता है कि ये लोग जो अपने पूरे एम्पायर को डिवाइड करते थे, जैसे आज अगर भारत को डिवाइड करना हो, आप क्या बोलोगे कि भारत के अंदर इतनी तो स्टेट हैं, इतनी यूनियन टेरिटरी है, फिर उसके अंदर इतनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतने गांव हैं, ऐसे ही बोलते हो ना। तो ये लोग अपनी प्रोविंसेस जो होती थी ना उनको बोलते थे राष्ट्र, यानी अपनी स्टेट्स को ये क्या बोलते थे, राष्ट्र। और राष्ट्र के अंदर क्या होते थे, विषया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट आप मान लीजिए। और ये विषया को संभालने वाला जो होता था इसको क्या बोलते थे, मैं कहीं लिख देता हूं, विषयापति, ठीक है। और फिर गांव टाइप मान लीजिए या कस्बे जो होते थे उनको बोल देते थे भुक्ति। तो राष्ट्र, विषया और भुक्ति, ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। अब इसने क्या किया, इसने भैया चोलाओं को हराया। आप देखिए कि साउथ में कहीं छोटे से जगह पे, आप समझना कि ये जो है साउथ में कहीं चोला भी छोटे से जगह पे थे। अब आपको मैं बता दूं रियल बात कि लगभग इस टाइम पे चोला भी आएंगे बहुत सारे, वो मैं चोल एम्पायर के अंदर पढ़ाऊंगा, राजा का टाइम भी बताऊंगा, है ना। तो इनके लगभग बाद जो है पीछे साउथ वाले भारत के अंदर चोलाओं का ही बहुत तगड़ा राज रहेगा, तो वो चोला में पढ़ेंगे। लेकिन कुल मिला के आप समझना कि यहाँ पे जो है चोला अभी देखो कितने टाइम से चलते ही आ रहे हैं, वो छोटी सी जगह पे मौज लूट रहे हैं अपनी, चले जा रहे हैं, वो नहीं रुक रहे हैं, है ना। तो चोला जो थे यहाँ पे वो जब हावी होने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां का एक राजा था प्रांतका वन, P1 आप मान लीजिए उसको, प्रांतका वन। तो उसको जो है कृष्णा 3 ने जो है यहाँ से कृष्णा 3 ने अपनी आर्मी भेजी और उसको हरा दिया, यानी चोलाओं को हरा दिया, और वहां पे अपना जो है एक पिलर गाड़ दिया, जिसको इसने विक्ट्री पिलर ऑफ रामेश्वरम या फिर टेम्पल एट रामेश्वरम बनवाने की कोशिश की। आपसे ये समझ लेना, या तो पिलर बनवाते थे या वहां पे मंदिर बनवाते थे, यही प्रथा थी, जो कि प्रतीक होता था कि ये राजा यहाँ पे जीत गया है, ठीक है। तो वो इसने यहाँ पे सबसे पहला काम किया। और इस बैटल में आप देखिए बड़ी हैरानी की बात है कि आप हंसेंगे कि इस कृष्णा 3 ने इसको पूरे चोला एम्पायर को जीत के, और अपने जो वो होते हैं ना छोटे छोटे गवर्नर होते हैं जो युद्ध करने गए थे, उनके बीच में बांट दिया उनके बीच में बांट रहे हैं भाई, क्या धज्जियां उड़ाई हैं इसने चोलाओं की, है ना। तो ठीक है भाई, हर कोई अपने अपने टाइम में स्ट्रॉन्ग राजा तो रहा है, हर कोई करता ही था। तो और इसको जो नाम दिया गया बैटल ऑफ तकोलम नाम दिया गया है। तो तकोलम का युद्ध जो है अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। उसके बाद इसने कैप्चर किया टोंडाई मंडलम को, ठीक है, जो कि कांची का रीजन था। तो कुल मिला के जो है इसने पूरा का पूरा लगभग साउथ में भी जो है अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश की है। सिर्फ ये नॉर्थ में जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, साउथ वालों को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है भाई। इसके अलावा इसको लास्ट ब्रिलियंट किंग आप बोल सकते हो इस एम्पायर का। इसके बाद कोई तगड़ा राजा नहीं रहा था और लगभग सारा एम्पायर डिसइंटीग्रेशन की तरफ चल पड़ा था। ये मैंने बता ही दिया है कि बैटल ऑफ तकोलम के बारे में, और ये पिलर के बारे में भी बता दिया है। हाँ, सक्सेसर जो है इसके बहुत वीक थे, ये सब तो हो ही गए हैं कवर, है ना। और हाँ, आखिरी जो रूलर था वो कौन सा था, ककर 2। काकरा 2 जो है इसका युद्ध होता है तैलप देव से, इसको तैलप 2 भी बोल देते हैं। और ये क्या करता है, ये यहाँ पे लगभग इनको खत्म कर देता है। अब ये तैलप 2 कौन है, ये कल्याणी के चालुक्य से, है ना। इनकी कैपिटल थी कल्याणी, और इनको वेस्टर्न चालुक्य भी बोल देते हैं। इनके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा। कुल मिला के बात ये है कि जब अच्छा राजा चला गया,
अब कोई खास उसको रोकने वाला तो है नहीं है, पीछे वाले सक्सेसर जो हैं वो संभाल ही नहीं पा रहे पूरे के पूरे एम्पायर को, वीक हैं, तो अगल बगल की जो फ्यूडेटरी है वो हावी होने की कोशिश करते हैं और वो घुस जाते हैं यहाँ पे, और कुल मिला के जो है कक्कड़ टू जो है, कक्कड़ टू को खत्म कर देते हैं। नेहा कक्कड़, कक्कड़ टू खत्म, और कौन करता है, तैलपदेव करता है, कल्याणी का चालुक्य है जो कि, या फिर वेस्टर्न चालुक्य है, ये आपको समझना है। ठीक है, यही सब बातें मैंने यहाँ पे रामेश्वरम के उसके बारे में, टेम्पल के बारे में भी बता दिया है आपको। रामेश्वरम में एक टेम्पल का जो नाम है वो है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। ठीक है भाई, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल है। और इसके अलावा करका या कक्कड़ बोल लीजिए या करका बोल लीजिए, ये जो भी है करका या कक्कड़, इसको हरा दिया जाता है तैलप के द्वारा, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब ये पूरी की पूरी वही लाइनें चल रही है, आखिरी का करका या कक्कड़ जो है ये लास्ट ही रूलर है, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है लगभग लगभग, है ना। कृष्णा 3 के बाद देखिए खोटिग्गा और कड़का जो है कुछ खास कर नहीं पाते हैं, और यहाँ पे लगभग लगभग ये जो एम्पायर डिसइंटीग्रेट की तरफ घुस जाता है। अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि कहाँ से इंस्पायर्ड थी। तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 3 डायनेस्टीज जो है उनसे अपना आइडियाज ले रहे हैं। वैसे मेनली तो आप देखिए कि मेन जो है गुप्ता एम्पायर से ये ज़्यादा बिलोंग करते हैं, ज़्यादा अगर आपको बोलना है। वैसे तो कई सारे साम्राज्यों से ये लेते थे, है ना, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे जैसे हर्षा से भी ले रहे हैं, कुछ कुछ गुप्ता से ले रहे हैं, ऐसे करके ये 3-4 राज्यों का मिला जुला था इनके अंदर, लेकिन मेन जो इंस्पायर्ड है ये वो गुप्ता एम्पायर से, ये आपको समझना है। ठीक है, और राजा जो होता था वही जो है मेन एडमिनिस्ट्रेटर होता था, और सेना का मेन प्रमुख भी, यानी सेना भी अपने कंट्रोल में रखता था, और राज्य को भी अपने कंट्रोल में जो है मेन अथॉरिटी राजा ही माना जाता था। कुल मिला के ये पूरी की पूरी क्या थी भाई साहब, ये मोनार्की थी। कुल मिला के क्या थी, पूरी की पूरी मोनार्की थी, ये आपको समझना है। इसके अलावा सोशो रिलीजियस यानी कि सामाजिक और धार्मिक स्थितियां उस टाइम पे कैसी थी, तो आपको समझना है कि देखो, एक तो ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे हर धर्म के लिए, ऐसा तो नहीं था कि किसी धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, है ना। जैसे हम आगे मुस्लिम शासकों को देखेंगे, वो तो बहुत ही ज़्यादा दुर्गति कर रहे थे लोगों की, जबकि ये इतना ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और इवन आप देखिए कि मुस्लिम्स के साथ तो वहाँ पर डील भी हो रही है, व्यापार भी चल रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि उनको मार काट रहे हैं, वैसा कुछ भी देखने को हमें यहाँ पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है टाउन्स का पूरे का पूरा, जो टाउन्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया कि जो 3 भागों में बटा होता है, राष्ट्र, विषया और भुक्ति। तो जो भुक्ति है वो या तो कस्बा होगा या फिर विलेज होगा। तो वो जो भुक्ति है, जैसे विषया को विषयपति देखता है, तो भुक्ति को कौन देखेगा, उसको था कोष्ठपाला या फिर कोतवाला, जिसको कोतवाल कह देते हैं, या कोष्ठपाला भी उस टाइप पे बोलते थे। तो ये व्यक्ति का काम था भुक्ति को देखना, और जो पूरी की पूरी प्रोविंस है वहां पे किसी को लगा देंगे ऐसी, फिर उसके नीचे जो है विषय है, तो वहां पे विषय वाला एक व्यक्ति हो जाएगा, वो देखेगा, विषयपति जिसको आप बोल सकते हो, फिर नीचे जो है वो भुक्ति हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से पूरे का पूरा सिस्टम इनका चलता था। इसके अलावा कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स हेरिडिटेरी होते थे, जिनके बारे में अगर पूछेगा तो आप बोलेंगे नाद गवुदनास या फिर देश ग्राम उक्तास। ठीक है, ये जो है नाद गवुंदा या फिर देशा ग्राम उक्ता, ये जो है ये आपको ध्यान रखना, ये हेरिडिटेरी पोस्ट थी यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर्स की। ये सीधा सीधा आए तो आप मार्क कर सकते हैं पेपर में। उसके बाद जो है अगर मैं कास्ट की बात करूँ तो समाज विभिन्न जातियों में विभाजित था और पेशे पर आधारित था, यानी कि पेशे के अकॉर्डिंग उनकी जातियां जो है बना रखी थी, वर्क के अकॉर्डिंग बेसिकली पूरी की पूरी जाति प्रथा थी, ये समझना है। ठीक है भाई, प्रोफेशन के बेसिस पे। उसके बाद जो है अमोघ वर्षा एंडोर्स जैनिज्म, ये तो मैंने बता ही दिया कि जैन धर्म का इन लोगों ने जो है बहुत ज्यादा प्रमोशन किया था। और अगर मैं लिटरेचर में भी बात करता हूं तो कन्नड़ लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर को इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। और अगर मैं कल्चर की बात करूं तो ब्राह्मणिकल कल्चर को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, ये हमें ध्यान में रखना है। और संस्कृत को पॉपुलराइज किया और साथ में कन्नड़ को पॉपुलराइज किया। कवि राजमार्ग किसने लिखी थी? अमोघ वर्ष ने लिखी थी, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही कि श्री विजया भी आ सकता है पेपर में, जो उसका कोर्ट पोएट था। तो ये भी पूछा सकता है कि उसका कोर्ट पोएट कौन था, तो श्री विजय था। कैसे भी करके आए तो आप बता सकते हो। ठीक है, और दूसरी जो ये इसने कन्नड़ भाषा में ही लिखी थी, ठीक है, अमोघ वर्ष ने। दूसरा इस टाइम का लिटरेचर की बात कर रहा हूं, साहित्य की बात कर रहा हूं, है ना। तो दूसरा जो है वो कौन सी है, ये कविराज मार्गा तो हो गई। इसके बाद जो है आ रही है आपकी रत्न अवलोका, है ना। तो रत्नालोका के बारे में तो अभी मैंने बताया आपको, 2 किताब उसने लिखी थी, तो ये दूसरी किताब हो गई। और इसने जैन संस्कृत स्कॉलर्स को जो है, संस्कृत स्कॉलर्स हो गए, जैन स्कॉलर्स हो गए, उनको जो है बहुत ज्यादा अमोघ वर्ष ने ही तो प्रमोट किया था। और पूरे के पूरे एम्पायर को फ्लरिश करने का काम भी अमोघ वर्ष का ही था। तो वो सब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। और जिना सेन इसी की कोर्ट में जो है बहुत बड़ा विद्वान था जैन धर्म का, वो भी मैंने आपको समझा दिया। इसने कौन कौन सी किताब लिख रखी है, एक आदि पुराण के बारे में तो मैं बता दिया हूं आपको। दूसरा इसने लिख रखी है पार्श्व बुद्ध्या। तो पार्श्व बुद्ध्या और आदि पुराण दोनों किसकी किताबें? जिना सेन की किताबें। आएगा तो पेपर में ये भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिला के मैंने बता दिया।
इसके बाद देखते हैं और क्या क्या काम रह गया लिटरेचर में। हाँ, लिटरेचर में कुछ कुछ चीजें और मैं बताता हूं। महावीराचार्य, ये जो है इन्होंने क्या लिखा है, गणित सार संग्रह, यानी कि इस टाइम के हाईएस्ट मैथमेटिशियन जो थे वो महावीराचार्य थे। यहां से हमें ये पता लगता है, अगर कल को कोई पूछ ले कि राष्ट्रकूटों के मेन मैथमेटिशियन, तो आप महावीराचार्य का नाम याद रखेंगे। फिर शक्तायायन जो है वो उसने क्या लिखी है, अमोघ वृत्ति लिखी है, जो कि एक ग्रामर बुक है संस्कृत के अंदर। फिर हाला युद्धा ने जो लिखी है कबीरा हास्य, कवि रहस्य, ठीक है, हाला युद्धा ने कवि रहस्य लिखी है। वीराचार्य ने जो लिखी है वो गणित सारम लिखी है, यानी ये भी मैथमेटिशियन ही है एक तरह से। फिर त्रिविक्रमन भट्टा ने जो लिखी है वो लिखी है नाला चंपू, चंपू नाला चंपू, ठीक है। और पंपा का जो है, इसने 2 किताब लिखी है, पंपा के बारे में भी बताता हूँ। एक तो विक्रम श्रीनिविजय, और पौना जो इसने लिखी है शांति पुराना। एक्चुअली में क्या 3 लोग थे, मैं आपको तीनों के बारे में ही बता देता हूँ। इनको तीनों को बोला जाता है जेम्स, है ना, 3 रत्न बोला जाता है यहाँ के। अब वो कौन कौन से थे, एक था पंपा, एक था रान्ना और एक था पोन्ना। कितना नाम अजीब सा है, पंपा, रान्ना, मोन्ना, पोन्ना, ठीक है, जो भी है। पोना तो वैसे हमारे वहां पे वो कपड़े को बोलते हैं जिसमें रोटियां लपेटी जाती हैं, आपके वहां पे किसको बोलते हैं पोना, आप बताना। और पंपा पंपकिन को तो पंपा ने क्या क्या लिखा है, आप देखिए कि लिटरेचर की बात हो रही है ना। वैसे तो आप देखिए कि आदि पुराण वगैरह जो है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता के आ रखा हूँ कि मेन किसने लिखा है, आदि पुराण लिखा है जिनासेन ने। लेकिन कुछ कुछ हो सकता है इसके कोई वर्जन अलग से या डिफरेंट वर्जन कोई लिखे हो, तो पंपा ने उसमें हेल्प की हो, तो ऐसा बोला जा सकता है। लेकिन मेन जो इसका ग्रंथ है ये है विक्रम अर्जुन विजय, और राणा का जो है वो गद्दा युद्ध है, और पोना का जो है वो शांति पुराना है। तो कुल मिला के ये जो है इनके मेन है। इसका शांति पुराना हो गया, और इसका जो है विक्रम अर्जुना युद्धा या विजय, और जो आपका रन्ना हो गया इसका हो गया गदा युद्ध। तो ये 3 का मैंने बता दिया मेजर मेजर, और इन अलग अलग लिटरेचर वालों का भी बता दिया। चलिए अब मैं कुछ कुछ इनके टेम्पल्स के बारे में भी बताता हूँ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। आप देखिए कि ये लोग, जैसे अभी मैंने आपको ये समझाया था कि जो आपके गुप्ता एम्पायर वाले थे वो किस टाइप के मंदिर बनाया करते थे, वो नगाड़ा टेम्पल्स बनाते थे। मैंने पूरा का पूरा टेम्पल्स के बारे में वहां बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि आपको कि दूसरे टाइप के टेम्पल होते हैं द्राविड। तो ये लोग जो टेम्पल बनाते थे बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल बनाया करते, तो इनका जो टेम्पल्स का स्टाइल था वो द्राविड स्टाइल था, ये आपको ध्यान रखना है, द्राविड स्टाइल। वैसे भी जो साउथ के लोग हैं द्राविडियन, उन्हीं को बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो टेम्पल्स का स्टाइल है वो द्राविड स्टाइल है। और रोकट केव, कैलाश टेम्पल यहाँ इन्हीं के टाइम में बना इलोरा में, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ किसने बनाया है ना। एलिफेंटा केव्स के बारे में मैंने बता दिया है। इसके अलावा इन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल बनवाया है, जैन नारायण टेम्पल अमोघवर्ष ने बनवाया, ये भी मैंने बता दिया। और ये दोनों ही जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको पता होना चाहिए है। इसके अलावा स्वयंभू इन्हीं के टाइम का है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये राष्ट्रकूटों के ही कोर्ट पोइट रहे हैं, ठीक है। मेन तो ये सब हो गए हैं। अच्छा, एलिफेंटा के बारे में मैंने आपको ये नहीं बताया था, मैंने ये बोला था कि एलिफेंटा के बारे में बाद में बताऊंगा। एलिफेंटा नाम पहले इसका नहीं था, पहले यहाँ का जो नाम था वो श्रीपुरी था, ठीक है। इस जगह का नाम जो है जहाँ पे ये एलिफेंटा केव्स हैं, इस जगह का नाम श्रीपुरी होता था। बाद में जो वहाँ के लोग लोकली बोलते थे इसको घड़ापुरी बोलते थे, लेकिन जब बाद में जाके पोर्टुगीज वगैरह आए तो उन्होंने जो इसका नाम रख दिया एलिफेंटा रख दिया, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट टाइप की केव्स हैं, ये समझ लो बस अभी आपके लिए, इसके लिए। तो जो ये नाम दिया गया है ना, ये एलिफेंटा, ये किसने दिया है, पुर्तगालियों ने दिया है, ये आपको ध्यान रखना है माइंड में, ठीक है। और ये नियर मुंबई के आसपास है, मुंबई के लगभग आसपास है। और ये जो केव्स हैं ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित हुई थी। कब हुई थी, 1987 में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी मेन इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने डाल दी ताकि बच्चे को बिल्कुल भी एफर्ट ना करना पड़े, एफर्टलेस है आपके लिए अब सब कुछ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है अगर अब इतना है तो। अच्छा, ये बोल रहा आज मजा नहीं आ रहा, आज एंटरटेनमेंट। भाई साहब अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट में लगे रहेंगे तो आप देखिए बहुत बुरा हाल हो गया अभी मेंस के अंदर बच्चों का, ठीक है। तो बच्चों की बहुत टेंशन बढ़ गई है, इसीलिए मैं ये मेन प्योर कंटेंट दे लूं, आगे फिर मजे ही हैं। ये तो इतने ऐसे लेक्चर हैं कि इनके अंदर मैं मजे भी क्या करवाऊं, ये लेक्चर ही बहुत बड़े हैं। ये सेशन ही अपने आप में अगर मैं अभी देखूं तो 3-4 घंटे भी चला सकता हूं इस सेशन को मैं। तो फिर वो मजे करने लग गए ना तो वो सेशन कंटेंट रह जाएगा। भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मजे ही मजे ला दूंगा तुम्हें, है ना। अभी मैं यहाँ पे क्या करके ऐसा दिखा दूं कि तुम्हें मजे आ जाए लाइट बंद करके पढ़ाऊं क्या। पिछले साल मैंने जब बच्चों को पढ़ाया था मैंने कहा लाइट बंद करके पढ़ाता हूं, है ना। अब मजे आते हैं। अब क्या चाहते हो, तमराज किलविश की तरह अंधेरा कायम कर दूं मैं तुम्हारे लिए, है। चलो अभी मजे की जगह तुम पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, फिर आगे जो है मजे ही मजे। मेडाइवल में मैं फुल मजे करवाऊंगा तुम लोगों को, वहां पे आएंगे तुम असली मजे। अब ये देखो कैलाश टेम्पल के बारे में भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे एक बहुत फेमस केव है इलोरा केव 16, ये मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। इलोरा के अंदर केव 16 जो है वो लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल है, कैलाश टेम्पल। इसके बारे में पूछ सकता है लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल कौन सा है, तो कैलाश टेम्पल है।
इसके बाद जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो राष्ट्रकूट किंग दंती दुर्गा के टाइम में तो स्टार्ट हुई है, लेकिन आप देखो कि कितने साल तक ये टेंपल बनता ही रहा है। इतना बड़ा आप अद्भुत टेंपल आप कह सकते हो, कई सौ साल तक बना ही रहे हैं इसको भाई। इतना आसान काम नहीं होता रॉक कट केव्स के अंदर टेंपल बनाना, बहुत बहुत टाइम लगता है। तो ये देखो कि ये तो लुढ़क लिया दंती दुर्गा, और ये देखो ये कब तक चल रहा है भाई साहब, कई कई महीनों सालों तक, कृष्णा वन के टाइम तक। आप देखो कितने साल लग गए होंगे, है ना। तो 735 से 773 तक, है ना। तो 30-40 साल 50 साल इनके लिए आम बात ही हो रखी है, क्योंकि कारीगरों को काम करना है, मशीनों के साथ थोड़ी हो रहा है, हैंडमेड है सब कुछ। इसके बाद आप देखिए कि दंती दुर्गा के जो सक्सेसर है फिर भी इसकी रेनोवेशन करवाते रहते हैं, लेकिन कृष्णा वन तक ये काम लगभग पूरा हो चुका था, ये आपको समझना है। और ये जो है ये महाराष्ट्र टाउन ऑफ इलोरा के अंदर है, यानी जहां इलोरा केव्स है वहीं पे है, ये आपको समझना है। इसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे आर्किटेक्चर आपको इन केव्स के अंदर, इलोरा केव्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जो पल्लवों ने बनवाए, चालुक्यों ने बनवाए। लेकिन ये केव्स मेजरली जो जिसके नाम से जानी जाएंगे वो राष्ट्रकूटों के नाम से ही जानी जाएंगे। पेपर में आया तो आप मार्क करके आना। इसके बाद देखिए कि इन्होंने जो है कुछ श्राइन्स भी यहाँ पे बनवाई, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे जो है इसी के टेंपल में 5 श्राइन्स बनवाई, 5 डिटैच्ड श्राइन्स, जिसमें से 3 जो है वो डेडिकेटेड है 3 नदियों को, गंगा, यमुना, सरस्वती को। अगर कोई पेपर में पूछ ले तो सीधा सीधा उत्तर मार्क कर देना। सेम बातें मैंने कैलाश टेंपल के बारे में हिंदी में लिख दी हैं, तो कैलाश टेंपल की पूरी डिटेलिंग हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद जो कवर होने वाला है, कौन कह रहे हैं लाइट ऑफ करके पढ़ाओ? बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेडाइवल से सब चीजें ऑनलाइन रहेंगी, लेकिन ये जो है ये पेड वाले सेशन है, इसलिए है। क्या चाहते हो तुम? पेड बैच में लेक्चर 2 दिन के बाद अपलोड होंगे। बैक एंड पे सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, इसीलिए मैंने नहीं डाले थे। सिक्योरिटी के इशू एक बार रिजॉल्व होने दो, मैं 10 बार बता चुका हूं। आज मैंने पूछा उनको कि मैं डाल दूं, वो बोल रहे हैं अभी मत डालो, सिक्योरिटी के इशू है, 2-3 दिन रुक जाइए, तो मैं सब डाल दूंगा। इनकी पीडीएफ तो रेगुलरली डाल ही रहा हूँ, ये सेशंस भी मैं पेड कोर्स में डाल दूंगा, डोंट वरी। वो मुझे भी ध्यान है, लेकिन मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, मैंने सब रेडी करके रखा हुआ, बहुत सारा कंटेंट है ना। अब हम जो बात करने वाले पालाज के बारे में बात करने वाले, बंगाल के अंदर जो बैठे हैं वो पालाज बैठे हैं। पालाज देखिए लगभग ये वाला एरिया तो इनका मेन है लेकिन उसके बाद देखिए कि ये कहीं ना कहीं यहां तक अपने एरिया को बढ़ाते रहते, घटाते रहते हैं, है ना। आप देखो कि यहाँ कन्नौज है, तो कन्नौज के ऊपर जो है हमेशा इनका जो है ध्यान रहता है, और कन्नौज के ऊपर तो सभी का ही ध्यान है। अब पाला जो नाम पड़ा है, ये जितने भी पाला हैं, जैसे आप देखो कि आज राजपाल यादव हो गया, तो उसके पीछे पाल है, तो ऐसे करके आप समझो कि ऐसे बहुत सारे पाल हुए थे, तो उन्हीं के नाम पे जो है, उनके नाम के आखिरी शब्द पे जो है, जैसे धर्मपाल हो गया, महिपाल हो गया, तो ऐसे करके उनके आखिरी नाम से ही जो है पाला एम्पायर बन गया। अब ये देखो कि जो लैंग्वेज यूज किया करते थे, प्राकृत लैंग्वेज यूज किया करते थे, तो ये आप ध्यान रखना इसके बारे में। और फाउंडर इस पूरे के पूरे साम्राज्य का था जो गोपाला था, ठीक है। क्या था उसका नाम? गोपाला, गोपाला, गायों को पालने वाला। अब इसने 750 एडी के अंदर जो है इसकी स्थापना की थी, ये आपको समझना है। और कैपिटल किसको बनाया था? मुंगेर को कह लीजिए, है ना, या फिर जो है मुद्दागिरी को कह लीजिए, ये जो है इसकी कैपिटल हुआ करती थी। इसके बाद जो है आप देखिए कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे, पालाओं के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, हालांकि मैं बताऊंगा अभी अलग अलग 4-5 रूलरों के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन आप देखिए कि जो मेन चीज पहले सुन लीजिए, इसका एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं कि जो धर्मपाल है इसने क्या बनवाई थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और कुछ लोगों को लगता है कि नालंदा भी इसी ने बनवाई थी, लेकिन इसने नालंदा नहीं बनवाई थी। कमेंट करके बताओ कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। देख लो इसको, बाद में प्राइवेट हो जाएगी, फिर तुम ढूंढते फिरोगे, कहीं नहीं मिलेगी, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, आप लोग सीरियसली नहीं लोगे पढ़ाई को, तो फिर मैं भी क्यों सीरियसली लूं आप लोगों को? आप लाइव में क्यों नहीं देख सकते हो? आप कमेंट करने के लिए लाइव में आ सकते हो, लेकिन वीडियो को नहीं देखोगे, तो आप देखो ना लाइव। क्यों नहीं आपके अंदर इतनी डेडिकेशन? जब मेरे अंदर इतनी डेडिकेशन है, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, है ना, मैंने भी नहीं कुछ खा रखा, मैं भी भूखा पेट यहाँ पे पहले इन सेशन को 3-4 घंटे लगाते हैं बनाने में, फिर मैं 2-3 घंटे यहाँ पे बिताता हूँ, 6-7 घंटे लगते हैं इन सेशन में। आप ऐसा मत समझ लेना कि यूं ही है सेशन, तो आपको भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नहीं तो पेड कोर्स में जाओ। पेड कोर्स में तो सब कुछ डालूंगा ही ना, बोल तो दिया आपको, तो लो फिर 600-700 का जो पेड कोर्स जितने का भी है वो लो, नहीं तो फिर अपना टाइम पे आओ यहाँ पे क्लास के अंदर। ही बिल्ट सोमापुरी मोनास्ट्री। अब इसने जो है सोमापुरी मोनास्ट्री भी बनवाई है बिहार के अंदर, धर्मपाल ने, ये आप ध्यान रखना। लगभग बंगाल, बिहार जो है और कुछ पार्ट उड़ीसा का जो है इन्हीं के अंडर रहा है, आपको ऐसे समझना है। तो ये आप देख सकते हैं विक्रमशिला वगैरह के पूरे का पूरा मैंने बना दिया ताकि आपको ध्यान रहे। अब नालंदा यूनिवर्सिटी की जब बात हो रही है, ये नालंदा आएगा यहाँ पे, ठीक है, नालंद लिख दिया, बताओ क्या लिखा है? नालंद है, क्या होता है ये? नालंदा होता है। चलो बदतमीज कहीं के, टीम वालों को बोल रहा हूं, तुम्हें नहीं बोल रहा, तुम टेंशन मत लिया करो। अब नालंदा यूनिवर्सिटी, अभी मैंने पूछा था किसने बनाया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, विराज ने, मोनिका ने, सब ने सही बताया, ट्रेंडिंग वर्ल्ड ने भी सही बताया है।
कि कुमारगुप्त ने जो है ये पूरी की पूरी बनवाई थी, जिसको शक्रादित्य भी बोलते थे। आप याद कीजिए, है ना, हुंस के साथ जो है आक्रमण भी हुआ था, याद आया कुछ के नहीं आया, गुप्ता एम्पायर वाला बंदा। तो इसने क्या बनवाई थी, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी, लेकिन विक्रमशिला जो है वो धर्मपाल ने बनवाई थी। तो कंफ्यूज मत करना। लेकिन 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 धर्मपाल ने जो है इसकी, धर्मपाल के टाइम तक नालंदा यूनिवर्सिटी लगभग, आप समझो कि कुछ खराब हो गई थी, है ना। अब कोई भी घर होता है, कोई दीवार टूट गई, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, तो इसने रेनोवेशन करवाई थी धर्मपाल ने। ये आप ध्यान रखना, धर्मपाल ने रेनोवेशन करवाई थी किसकी, नालंदा यूनिवर्सिटी की। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद ये सब तो लिख ही दिया है। हाँ, इसका जो खत्म किसने किया था वो भी मैं बता देता हूँ। बख्तियार खिलजी का नाम मैं हमेशा लिखता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया, कई बार क्या होता है पेपर में आ जाता है तो बच्चे बोलते हैं लिखित रूप में कहाँ लिखा है। ये लिखा कि 1193 एडी का टाइम है, और आप देखो कि 1192 एडी में जो है पृथ्वीराज चौहान हार चुका है। ठीक है, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन आपको समझना है ये टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है। तो 1193 के आसपास, 92 में तो तराइन का सेकंड बैटल हुआ और पृथ्वीराज चौहान हार गया और घोरी ने उसको हरा दिया। लेकिन अब उसके आगे क्या हुआ घोरी के साथ, वो सब बातें आगे करेंगे। लेकिन घोरी का ही एक स्लेव कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी गौरी का गवर्नर कह लीजिए, स्लेव कह लीजिए। अब गौरी के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ही सब कुछ संभाल रहा है। अब उसके भी आगे जो है फर्दर उसके कुछ जनरल्स हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, जिनमें से एक है बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल है, ये आप ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। ये बनवाता है नालंदा की, सॉरी, ये तबाह कर देता है नालंदा यूनिवर्सिटी को, वहां आग लगा देता है लाइब्रेरी में। कई दिनों तक वो लाइब्रेरी जलती रहती है, धुआं धुआं वहां पे इसने कर दिया, सारा का सारा हेरिटेज खराब कर दिया। इसके बाद आप देखिए कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड किया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी को। एक्सक्यूज मी। और 2010 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि इस यूनिवर्सिटी को वापस से रिवाइव किया जाएगा और एक बढ़िया यूनिवर्सिटी के तौर पे क्रिएट किया जाएगा इस फेमस यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा इसको लिस्ट किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी आप ध्यान रखना, बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इट हैज बीन लिस्टेड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं नालंदा के बारे में भी बता दिए, ये हिंदी में लिख दिए, ये आप पढ़ लेना। अब मैं जैसे कि आपको धर्मपाल की बात बताने वाला था, देखो 750 एडी के आसपास में गोपाला ने शुरू कर दिया। गोपाला के बाद जो मेजर आ रहा है वो धर्मपाल आ रहा है ना, गोपाला के बारे में बहुत जानने की जरूरत है नहीं है। तो 770 से 810 एडी के अराउंड जो है इसका मेन कार्यकाल है। 750 से 770 एडी के आसपास गोपाला रह रहा है। अब धर्मपाल जो है गोपाल के बाद आ रहा है 770 एडी में। इसके बाद ये सेकंड रूलर भी कंसीडर होगा, और ये सन है गोपाल का, है ना, उसी का गोपाल का ही बेटा है, ये आपको समझना है। और इसने बहुत सारे लड़ाइयां लड़ी हैं प्रतिहारा और राष्ट्रकूटों से, और यही वो धर्मपाल है जो बार बार हार रहा था। आप याद कीजिए, अभी मैं जो आपको पढ़ा के आ रहा हूं, जिसके अंदर मैं बार बार बता रहा था कि भैया ये जो है उसका लोंडा है, ये उसको हरा रहा है, उधर ध्रुवा हरा रहा है, कोई किसी को हरा रहा है ना। याद आया, ध्रुव वाली बात याद आई, जिसको मैंने बोला था चंद्रगुप्त के साथ क्रिएट करना। फिर गोविंदा 3 हरा रहा है, तो वो जो है वो किसको हरा रहे हो, यही है वो धर्मपाल भाई, जिसकी मैं बात कर रहा था इतनी देर से, यही है वो धर्मपाल। कनेक्ट हो गई स्टोरी, कनेक्ट हो गई ना अभी आपको। तो वही मैं चीज कह रहा हूं कि इसने बहुत सारे बैटल लड़े प्रतिहाराओं के साथ और राष्ट्रकूटों के साथ, और राष्ट्रकूटों ने अच्छी सिताई भी की, तो हारा है ये उनसे, ये आपको ध्यान रखना। और प्रतिहाराओं के साथ भी ऐसे ही हो रहा था, है ना। अब आप देखिए कि धर्मपाल ने जो है वो कन्नौज को कैप्चर किया था और वहां पे ग्रैंड दरबार भी किया था, लेकिन ये एक टेम्परेरी तौर पे ही कर पाया था, बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाया था, वापस से हासिल कर लिया था। अब वो कौन सा टाइम चल रहा था, मैंने आपको अभी ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि वहां पे जब शिफ्ट हुआ था, आप याद कीजिए, मैंने बताया ना अभी आपको कि जैसे ध्रुवा ने हराया तो उसके बाद जो है इसने सोचा कि अच्छा लौंडा तो इसका क्या ही कर लेगा गोविंदा, तो फिर गोविंदा ने अपना जलवा दिखाया था। मैंने अभी समझा के तो आ रहा हूँ, वही चीजें कनेक्ट कर रहा हूँ वापस से। तो कुछ देर के लिए वापस इसने कैप्चर कर लिया था, लेकिन फिर से इससे छीन लिया गया था, और ये इसने जो है वहां पे ग्रैंड दरबार भी सजाया था, इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद में इसने बहुत सारे टाइटल भी लिए थे। परम भत्तर का, ये तो हर कोई ले लेता था। परमेश्वरा भी ये टाइटल पता नहीं किस किस ने ले रखा था। महाराजा धीराज ने, इतने लोगों ने लिया ये टाइटल। ये सब टाइटल लगभग वही हैं, 8-10 टाइटल होते थे, सब राजा यही लेते रहते थे, यही समझना है आपको। और पालाज ने, इनकी जो मेन किंगडम हुआ करती थी बंगाल और बिहार की, बीबी की वाइन्स, तो बंगाल और बिहार में होती थी, ये आपको समझना है। और इसके बाद क्या है और कोई, हाँ, ध्रुवा ने इसको हराया था, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। और नागभट्ट 2 ने भी इसको हराया था, जो कि प्रतिहारा रूलर था। मैंने इसीलिए आपको बोला कि कहीं मेरे को अगर देखने में सबसे ज्यादा वीक लगे तो वो पाला लग रहे हैं उसको, उस हिसाब से देखा जाए तो। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। धर्मपाल के ही टाइम में एक और चीज आपको समझनी, ये देखो, जैसे ये कन्नौज है ना, कन्नौज के टाइम में ये देखो नीचे से राजपूत उठ उठ के यहाँ पे आते थे, और इधर से पाला उठ के आते थे, और इधर से गुर्जर प्रतिहारा उठ के आते थे। अगर कोई बच्चा ध्यान से मैप को देखेगा तो कुछ जगह पे ये कन्नौज वाले एरिया में आपको बार बार पावर स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। अगर ओवरलैप होता कोई भी मैप, इसका मतलब कभी उसके पास जा रहा है, कभी उसके पास, कभी इसके पास, इसलिए ही वो ओवरलैप हो रहा है। तो ये जो एरिया है हमें
कॉन्फ्लिक्ट का एरिया जो है देखने को मिलता है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कन्नौज को आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कई बार पेपर में अगर कुछ ऐसा आ जाए तो आप बोल सकते हो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल चल किस चक्कर में रहा था सबसे ज्यादा, तो ये कन्नौज के चक्कर में चल रहा था। ये आपको ध्यान रखना है माइंड में, ठीक है। कई बार ध्यान नहीं आता है पेपर में कि मैंने इतना पढ़ा भी दिया और फिर भी पेपर में ध्यान नहीं आता, इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद दो भाइयों का युद्ध चल रहा था, इंद्र और चक्र का, ठीक है। यहाँ कन्नौज के अंदर ही एक भाई का नाम था इंद्रयुद्ध और दूसरे का नाम था चक्रयुद्ध। दोनों आपस में लड़ रहे थे कि भैया गद्दी पे कौन बैठेगा। तो ये जो धर्मपाल होता है ना, यहाँ से उठ के आता है और ये किसकी मदद कर देता है भाई साहब, ये करता है, डिफीट करता है इंद्रयुद्ध को और चक्रयुद्ध को वहां पे गद्दी पे बिठा देता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो धर्मपाल ने एक ये काम भी किया था ताकि कन्नौज इसके अंडर रहे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कन्नौज बार बार कभी इनके हाथ से जा रहा था, कभी रह रहा था, क्योंकि कन्नौज में मेन गवर्नर जो है अपना बनाना चाह रहे थे, ये समझ लो आप। उसके बाद तीसरा रूलर जो है देवपाल आता है। इसके बारे में केवल यही बात ध्यान रखनी कि इसका जो कोर्ट पोएट है वो बुद्धिस्ट स्कॉलर वज्रदत्त है ना, और जिसने की एक किताब लिखी है लोकेश्वर शतका, ठीक है, लोकेश्वर शतका लिखी है, वो आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के अगर मैं इनके एक समराइज करना चाहूं तो मेजर रूलर इनके यही हैं, गोपाला, धर्मपाला, देवपाला और विग्रहपाला, है ना। इसके बाद लगभग आपको ये डिसइंटीग्रेट होता दिखेगा। जब मेन रूलर ही कुछ उतना नहीं कर पा रहे तो अगले क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे और उनके बारे में क्या ही हम पढ़ लेंगे, सीधी बात तो ये है, ठीक है। अब देखिए कि मेजर सिटीज अगर इसमें देखा जाए तो पाटलिपुत्र कहाँ पे, बिहार के अंदर, तो वो तो इन्हीं के अंडर था, है ना। यहाँ फिर विक्रमपुरा हो गया, रामवती हो गया, ये मुंगेर हो गया, ताम्रलिप्ति हो गया, जगदला हो गया। तो कुल मिला के ये सारी की सारी इनकी मेन सिटीज आपको पाला एम्पायर की देखने को मिलेंगी। और किस धर्म को फॉलो करते थे ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। एक था हीनयान, एक था महायान। बताओ कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान में जो है स्प्लिट हो गया था और किस राजा ने उसको पैट्रोनेज किया था, ये भी बताओ जल्दी से। जिसको एक किताब लेनी है मेरे को व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप कर देना 7009754930 पे, ठीक है, बता देंगे। तो कुल मिला के ये जो है महायान सेक्ट को फॉलो करते हैं, हीनयान को नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। यानी बुद्ध को ये जो है भगवान मानते हैं, आप ये समझिए। और इन्हीं के कार्यकाल में, पालाओं के कार्यकाल में जो है बहुत सारे जो है मुस्लिम लोग भी आए हैं। सुलेमान जिसकी मैं बात राष्ट्रकूटा के अंदर बता रहा था, वो इनके कार्यकाल में भी आया है और इनके बारे में भी उसने अपनी किताबों में लिखा है। वो ट्रेडर था, है ना, अरब ट्रेडर था। और यहाँ पे जो है बहुत सारी मुस्लिम सेटलमेंट हमें देखने को मिलती है, क्योंकि अरब वाले लोगों से बहुत ज्यादा व्यापार ये किया करते थे। कौन कह रहे हैं ये फर्स्ट काउंसिल बदतमीजों? फोर्थ है, बिल्कुल सही है। फोर्थ भी बोल रहा है और साथ में अशोका की प्रेजेंस में बोलता है। शर्म कर लो भाई, मारूंगा मैं बहुत पकड़ के। अशोका की प्रेजेंस में हुआ था, अशोका ने थर्ड की थी और अभिधम्मा पितक बना था उसमें। क्या हो गया तुम्हें? विनय पितक, सुत पितक और तीसरा बन गया था अभिधम्मा। ऐसा मत किया करो यार। कनिष्क वाली थी मोक्ष, बहुत बढ़िया, मोनिका बहुत बढ़िया, बाकी सब बदतमीज हैं। पता नहीं क्या क्या पढ़ के आ रहे हो, मैंने तो नहीं पढ़ाया था, ये मत बोलना फिर मुझसे पढ़े हो अगर ये सब करोगे तो। चलिए आगे देखिए कि शैलेंद्र डायनेस्टी जो होती थी वो एक बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। वो कौन सी डायनेस्टी है? आप देखिए जावा, सुमात्रा, मलाया, वहां पे इनका पूरा का पूरा राजपाट था। और इन लोगों ने जो एक एम्बेसी भेजी थी पाला कोर्ट के अंदर, है ना। आप समझिए कि ये लोग कहीं यहाँ रह रहे हैं और यहाँ से इस तरफ पाला कोर्ट में एम्बेसी भेजी थी, ठीक है। ये जैसे आप आज की डेट में म्यांमार वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह, नीचे की तरफ आप जाओ, वहां आपको जो है ज्यादा कनेक्टिविटी फील होगी इनकी। तो उस तरफ रह रहे हैं, है ना। वहां से जो है इन्होंने पूरी की पूरी अपनी एक एम्बेसी यहाँ पे भेजी और यहाँ पे इनको रिक्वेस्ट की कि भैया एक मोनेस्ट्री खोल दो नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो ऑब्वियस सी बात है, वो भी बुद्धिस्ट थे और ये भी बुद्धिस्ट है, तो मोनेस्ट्री खोलने में क्या ही दिक्कत थी। तो इसलिए यहाँ पे मोनेस्ट्री खोलने की परमिशन मिल गई। इसके बाद इसको जो है पाला पीरियड को ही यहाँ बंगाल का जो है गोल्डन पीरियड बोला जाएगा। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, इतने तो स्ट्रांग नहीं थे भाई। स्ट्रांग आगे नहीं थे, लेकिन यहां बंगाल बिहार में तो ये स्ट्रांग थे, इनको कोई हिला नहीं पा रहा था। अपने गढ़ में स्ट्रांग थे, लेकिन वहां पे जो है आगे चल के थोड़ा सा दिक्कत इनको बार बार आती थी। पीछे तो पूरा का पूरा इन्होंने संभाले रखा था, है ना। वहां पे इनको कोई नहीं हिला पा रहा था। तो वहां बंगाल का पीरियड में कितने लंबे समय तक रहे, तो ऑब्वियस बात है फ्लरिश किया बंगाल को, तो वो हमें जरूर देखने को मिलता है। तो और अरब मर्चेंट सुलेमान के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो पालाओं की किंगडम में ही आया था। आगे अगर इस्लाम का सबसे ज़्यादा राइज हमें देखने को मिलता है सबसे पहले, तो वो बंगाल के अंदर ही मिलता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड बहुत ज़्यादा किया करते थे, ये बता दिया है। इसके बाद जो पालाज की पावर है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन आया था? सेना डायनेस्टी आई थी, सेन डायनेस्टी अंडर विजय सेन। तो इन्होंने जो है पालाउंस को लगभग खत्म करने का काम किया था। अब
ये सेन डायनेस्टी को कैसे याद रखना है, इसी के जो है एक बहुत फेमस इनके कोर्ट पोएट हुए हैं सेन डायनेस्टी के, जिनका नाम है जयदेव। जयदेव ने कौन सी किताब लिखी थी, गीता गोविंदम। ये पेपर में कई बार आ चुका है कि गीता गोविंदम किसने लिखी है, तो जयदेव ने लिखी है। और ये किस राजा के पोएट थे, कोर्ट पोएट थे, लक्ष्मण सेन के कोर्ट पोएट थे, यानी सेन डायनेस्टी के लक्ष्मण सेन के कोर्ट पोएट थे, और इन्होंने लिखी गीता गोविंदम जयदेव ने। ये आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए सेनाज जो है वो सिर्फ यहीं तक ही सीमित रह गए थे, ऐसा नहीं है कि पालाओं की तरह ऊपर तक रहे थे। इसीलिए मैंने बोला कि बंगाल के हिसाब से देखा जाए तो पाला उनके लिए बहुत बड़े राजा हो गए। ठीक है भाई, तो ये सेनास केवल यहीं तक सम्मिलित रह गए थे, सीमित रह गए थे। इसके अलावा सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल की बात करते हैं बंगाल के अंदर, तो ये डिपिक्ट करता है पाला कल्चर को। ये आपको ध्यान रखना है ना, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में अगर कोई पूछे। और ट्रिपटाइट स्ट्रगल में ये पालाज भी एक पार्ट थे, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के साथ ही इनका युद्ध हो रहा था, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ पावरफुल एम्पायर्स राइज किए थे 750 से 1000 एडी के बीच में। आप समझो ये 250 साल में लगभग ये 3 बड़े एम्पायर यहाँ पे राइज किए और ये डाउनफॉल भी हो गए थे। वो क्यों हो गए थे वो अब आपको समझने की बस देरी है। आप समझना कि जब ये कुछ लोग यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, कोई यहाँ पे कब्जा कर रहा है और कोई यहाँ पे कर रहा है, तीनों ही इतने बड़े बड़े एरिया पे कब्जा कर रहे हैं और तीनों को चाहिए बहुत बढ़िया आर्मी। अब जिसके पास जितनी बड़ी आर्मी होगी वो उतना ही करेगा, लेकिन युद्ध रोज नहीं लड़े जाते हैं, ये भी आपको समझना है। लेकिन आर्मी का खर्चा आपको रोज उठाना है, समझो इस चीज को। और पैसे कहां से आएंगे, पैसे तो अल्टीमेटली किंगडम तो यही है, यही लोग तो देंगे, है ना। तो कुल मिला के बात ये थी कि तीनों को ही अपनी जो आर्मी से बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ रही थी। खतरा ये बना हुआ था कि भैया कहीं उधर से वो हमला ना कर दे, कहीं इधर से ये ना हमला कर दे। तो दिक्कत ये थी कि इतना ज्यादा पैसा अगर आप डिफेंस में ही खर्च कर दोगे तो आपकी इकोनॉमी तो वैसे ही वीक हो जाएगी, आप बाकी के टाइम क्या करोगे। और अगर आप अपने सोल्जर्स को पैसे नहीं दोगे तो भैया उस टाइम पे कौन सा मशीन गने थी या टैंक थे कि जो युद्ध में चले जाएंगे, या हेलीकॉप्टर थे, तो भैया सोल्जर मुकर जाएंगे, वो तो मर्सिनरी बन जाएंगे भैया कि छोड़ो किराए के सोल्जर हैं हम तो जा रहे हैं, हम दूसरे राजा के पास जा रहे हैं, तो उनको छोड़ भी नहीं सकते थे। तो ये जो है बहुत दिक्कत इनके लिए क्रिएट हुई और अल्टीमेटली इनकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई और इनको जो है त्यागना ही पड़ा अपना राजपाट, ये आप समझ सकते हैं। और इनके बाद जो दूसरे राजा आए उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाया। तो तीनों पावर जो है आपस में लड़ लड़ के मर गए, ये आपको समझना है इनके बारे में, गुर्जर, प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रकूटा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो एक्स्ट्रा प्रेशर टू मेंटेन द आर्मीज वगैरह ये सब मैंने लिख दिया है। और इनकी फ्यूडेटरीज जो थी वो भी बागी होनी शुरू हो गई थी, तो वो भी कोई ऐसा नहीं था कि इनकी ट्रस्ट वर्दी थी फ्यूडेटरी, है ना। सामंत इनके खुद चाहते थे कि हम राजा बन जाए। तो इस तरीके से नए राजा आते रहते हैं, पुराने राजा जाते रहते हैं, जगह वही रहती है, बस उसके जो है एरिया बदलते रहते हैं। कोई यहाँ तक पहुंच गया, कोई यहाँ तक पहुंच गया, कोई यहाँ पे ही रह गया, ऐसी सिस्टम चलता रहता है। अब हम बात करते हैं गंगास की। यहां पे ये तो हो गया खत्म, कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, सबके देख लिए हैं वैसे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब गंगाज के बारे में देख लेते हैं। आज खत्म करना है मेरे को ये सेशन जल्दी से जल्दी, ताकि ये कंप्लीट हो जाए और आपको भी फील हो कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। क्योंकि फिर क्या है, बीच में एक आध दिन का मैं ब्रेक लूंगा, इसीलिए मैं सारा एक साथ फ्लो में ही करवा रहा हूँ। मैं चाहता तो आधा आधा करके भी करा सकता था, लेकिन मैं फिर बीच में ब्रेक लूंगा एक आध दिन का, ताकि मैं आपके लिए मेडाइवल के ऊपर अच्छे से काम कर पाऊँ। तो इसलिए जो है आप इसको देख लीजिए। ये जो है 250 से 1004 एडी तक रहे, यानी कि ये छोटे भाग में कहीं ना कहीं अपने आप को संभाले हुए थे। जैसे चोल है अपने आप को छोटे से भाग में संभाले हुए थे, ऐसे ये भी छोटे भाग में संभाले हुए थे। कभी छोटा सा भाग बड़ा भी हो जाता था, कोई अच्छा राजा आ जाता था, कभी वापस से छोटा भी हो जाता था, ऐसे आपको समझना है। लेकिन अल्टीमेटली ये थे, इतना बात है ना। और इनको वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी भी बोलते हैं। और ये लगभग अगर आपको देखना चाहो तो ये उड़ीसा के एरिया के अंदर जो है ज्यादा कवर इन्होंने किया हुआ था। यानी उड़ीसा के अंदर अगर देखेंगे, एक जगह है वेदांता, है ना। वेदांता कहाँ पे, झारसुगुड़ा में। हाँ, झारसुगुड़ा में मैं रहा हूँ तो मेरे को इसलिए याद है ना। उड़ीसा के अंदर लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल में भी मैं गया हूँ, पुरी के अंदर, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा था ना। तो वो टेम्पल किसने बनवाया वो भी आज मैं बताऊंगा। कनेक्ट कर रहा हूँ चीज़ें। और एक कोणार्क के टेम्पल में भी गया था, हाँ ध्यान है मेरे को, सन टेम्पल है कोणार्क का, है ना। तो वो किसने बनवाया वो भी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी बता दी कि जहाँ मैं रियल में गया हूँ, तो वो थोड़ा सा मैं इनसे कनेक्ट कर गया उस चीज़ से। चलिए, बढ़िया है। इनकी जो कैपिटल है वो काली गंगानगर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। काली गंगानगर हो गया, और अच्छा कलिंग नगर हो गया, कालिंग गंगानगर नहीं, कलिंग नगर हो गया। ठीक है, कलिंग जो है आप उड़ीसा कोई बोलता है, तो कलिंग नगर जो है इनकी कैपिटल हो गई। और ये जो है ना अनंत वनन, ये अनंत वर्मन है, अनंत वर्मन। ठीक है, अनंत वर्मन चौड़गंगा जो है, इसके बारे में आगे भी मैं बताऊंगा आपको। लगभग ये इसका टाइम पीरियड है। इसने जो क्या किया है, एक टाइटल ले रखा था त्रिकली गदिपति। ठीक है, तो ये जो है इसका टाइटल था त्रिकलिंगा गधिपति। भाई क्या अजीब से नाम है, बड़ा मुश्किल है, बट ले रखा था टाइटल। और इसी आदमी ने जो है जगन्नाथ टेम्पल बनवाया पुरी के अंदर, ये इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है, बस सीधी बात तो ये है। चलो,
इसके बाद नरसिम्हा देव की मैं बात करता हूं। ये जो है अनदर इनके फेमस रूलर हैं गंगास के, और ये इन्होंने बनवाया सन टेम्पल एट कोणार्क। मैं यहां भी गया था, मेरे को ध्यान है ना। तो ये बहुत शानदार टेम्पल है यार सन टेम्पल, तो ये देखने लायक है बिल्कुल। तो ये जो है किसने बनवाया, नरसिम्हा देव ने, और ये गंगाज है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सीधा सीधा दो चीज़ों के बारे में तो पेपर में आ सकता है। इसके बाद इसने जो है अपना सक्सीड किया है किसको, चालुक्य जो वेंजी को, ये तो आप ध्यान ही रखिएगा, है ना। दिस डायनेस्टी केम टू एन एंड लेटर इट वाज सक्सीडेड बाय चालुक्य जो वेंजी, यानी चालुक्य और वेंजी का मतलब है ईस्टर्न चालुक्य ने जो है अल्टीमेटली यहाँ पे कब्जा कर लिया था, गंगा को हटा के, आप ये समझ सकते हैं। ओके, और इनका जो मेन राजा एक है अनंत वर्मन गंगा, अभी मैंने चौड़ गंगा या अनंत वर्मन गंगा बोल लीजिए, उन्होंने जगन्नाथ टेम्पल बनवाया है, ये आप ध्यान रखना। एक बात और चीज़ है कि केसरीज जो कि यहीं के उड़ीसा के ही रूलर रहे थे, है ना, किनसे, गंगा से पहले, यानी गंगा से पहले उड़ीसा में रूल कर रहे थे केसरीज। इन्होंने लिंगराज टेम्पल यहाँ पे बनवाया भुवनेश्वर के अंदर, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। और पालाज के तो चलो क्लोज ट्रेड रिलेशन साउथ ईस्ट एशिया और तिब्बत से थे, ये तो चलो है ही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कदम्बास की। कदम्बा कौन है, आप देखिए मैंने आपको बताया था जो चालुक्यास थे, बादामी वतापी के चालुक्यास, वो किनकी ट्रिब्यूटरी थे, कदम्बास की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। जो मैंने चालुक्यास ऑफ बादामी पढ़ाया था ना, चालुक्यास ऑफ बादामी वर फ्यूडेटरी ऑफ कदम्बास, फ्यूडेटरी ऑफ कदम्बास, ये मैंने आपको समझाया था, आप ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने बुक में भी मेंशन कर दिया है, और आप भी इसको ध्यान रखना कि ये फ्यूडेटरी कदम्बाज की ही फ्यूडेटरी कौन थे, चालुक्यास थे, ये आप ध्यान रखना। ये रहा कदम्बाज, और यहीं पे ही आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो चालुक्य यहाँ से निकलते हमें नजर आएंगे, और इसी एरिया में आप देखिए कि चालुक्यज ने भी राज किया है। तो अल्टीमेटली इनको रिप्लेस कर दिया था चालुक्यज ने, लेकिन अब ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा देता हूँ कि ये ना हो कि कल को कहीं पेपर में आ ही जाए। कुछ भी बकबक करके बकलोली कर रहा है तो फिर ठीक है ना, एग्जामिनर को सब पहले से रेडी करके देंगे हम। आ जा तू भाई, हमारे पास ब्रह्मास्त्र भी है, हमारे पास रामबाण भी है, नारायण अस्त्र भी, सब अस्त्र शस्त्र हम लेकर आए हैं, पाशुपत अस्त्र भी है, टेंशन नहीं लेनी है अपने को, ठीक है। ये जो है मयूर सरमन ने जो है कर्नाटका के अंदर फाउंड की थी डायनेस्टी, आपसे कोई पूछे। और ये देखिए ये बनावसी दिख रही है, बनावसी या बनावस्त, ये जो जगह है ये इनकी कैपिटल हुआ करती थी। अगर कोई पूछ ही ले कि कहाँ से रूल करते थे तो बनावस्त या बनावसी, तो यहाँ से जो है रूल किया करते थे। और इनका जो मेन राजा एक सबसे पावरफुल है कुकुष्ठा वर्मन है, ये आप ध्यान रखना, है ना। मेन पावरफुल किंग्स के बारे में हमेशा कुछ कुछ पता होना चाहिए। तो इसने क्या कर रखा था, बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस किसके साथ, गंगाज और गुप्ताज के साथ बना रखे थे। और ऑलरेडी आप देखिए कि टाइम पीरियड भी वैसा सही चल रहा है गुप्ताज के अराउंड अराउंड का ही, तो वहां से आप इसको क्लियर रख सकते हैं, क्योंकि ये डायनेस्टी बहुत लंबे समय तक चली थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा रहा होगा ये चीज, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिए कि एक कादिमी चेतु, ये जो है ये किसकी स्टोरी है, मयूर सरमन की ही है। अभी मयूर सरमन के बारे में बता के भी आ रहा हूं, कहाँ गया मयूर सरमन, ये रहा, ठीक है। तो इसी ने फाउंड की है ये, और मयूर सरमन की ही एक स्टोरी है कदीमी चेट्टू। ये किसने लिखी है, तो विश्वनाथ सत्यनारायणा ने लिखी है ये स्टोरी, और इनको जो है पद्म भूषण भी मिला 1970 में इस स्टोरी को लिखने के लिए, और ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है 1971 में। ये आप ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है पेपर में, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। और जो वतापी, या फिर कहिए वतापी कह लो या फिर बदामी कह लो, एक ही बात है। बदामी या वतापी के जो चालुक्य थे वो किसकी ट्रिब्यूटरी थे, कदम्बा की ट्रिब्यूटरी थे। ये आपसे पेपर में पूछे तो बता देना। चलो अब मैं वेस्टर्न चालुक्य की बात कर लेता हूं। मैंने इतने सारे चालुक्य पढ़ा दिए आपको, ईस्टर्न चालुक्य वेंजी वाले पढ़ा दिए, वेस्टर्न चालुक्य बदामी वतापी वाले पढ़ा दिए। मैंने आपको बोला था कि एक वेस्टर्न कह रहा हूं, नॉर्मल वाले चालुक्य जो हैं बदामी वतापी वाले पढ़ा दिए। मैंने बोला था कि एक वेस्टर्न चालुक्य भी आएंगे, है ना। तो ये वेस्टर्न चालुक्य दोनों से अलग है। एक ईस्टर्न वाले चालुक्य वेंजी वाले हो गए, एक नॉर्मल वाले चालुक्य जो बदामी वतापी वाले हो गए, एक हो गए ये वेस्टर्न वाले चालुक्य। ये अब आ रहे हैं, आप देखेंगे अभी इनके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं। क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है ना। थोड़ा सा आज बहुत हेक्टिक रहा है, शेड्यूल कई बार हेक्टिक रहता है, कोई बात नहीं, है ना। तो आप देखिए कि इसके ऊपर फोकस करते हैं, अभी पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि ये मेरे को कंप्लीट करवाना, नहीं तो ये कंप्लीट ही नहीं होगा। सारे साल यही थोड़ी पढ़ते रहना है, और भी तो आगे बढ़ना है। तो इनका एरिया देखिए यहाँ पे बैठता है, ये दिख रहा है आपको वेस्टर्न चालुक्य, ये इनका पूरा का पूरा एरिया है। अब आप देखो कि ये 973 से 1200 AD के अराउंड तक रहे हैं, यानी कि ये लोग कहीं अगर आपको बोलना हो तो चोल एम्पायर के और पृथ्वीराज चौहान के कंटेम्प्रेरी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो रहे हैं। इसके बाद देखिए कि फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ राष्ट्रकूटा एंड वतापी चालुक्य। इन्होंने जो ट्रेडिशन फॉलो किया वो राष्ट्रकूटों का और वतापी का किया, यानी वो जब राष्ट्रकूट खत्म हो गए, है ना, वतापी के चालुक्य भी खत्म हो गए, क्योंकि वहीं से तो राष्ट्रकूट निकल रहे हैं।
वतापी के चालुक्य से ही। अब वो भी खत्म हो गए, वो भी खत्म हो गए, है ना, सब खत्म है। तो ये वेस्टर्न चालुक्याज ने क्या है, अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश की, और इन्होंने जो कल्चर फॉलो किया उन्होंने किया राष्ट्रकूटों का और वतापी के चालुक्यों का ही कल्चर फॉलो किया, क्योंकि ऑलरेडी इतने साल तक लोगों ने वही कल्चर फॉलो किया, तो इन्होंने भी वही कर लिया, सीधी सी बात है। इसके बाद देखिए मेन इनका जो रीजन था वो कर्नाटका के रीजन में था, जहां पे इन्होंने पूरा का पूरा अपना साम्राज्य फैलाया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये कृष्णा नहीं है, ये है करका, कक्कड़ जी, याद है नेहा कक्कड़ से मैंने बताया था कि नेहा कक्कड़ को किसने, तैलप टू ने हरा दिया था। ये रहा वो तैलप टू जिसने कि करका को या कक्कड़ा को या कक्कड़ को हरा दिया था, और खुद जो है वहां गद्दी पे बैठ गया था, और इसने जो है राष्ट्रकूटों का समूल नाश कर दिया था, क्योंकि लास्ट किंग था करका, और करका कुछ खास कर नहीं पा रहा था। अभी मैंने आपको वापस से कनेक्ट कर दिया करका के साथ इसमें, ठीक है। तो ये कौन है, तैलप टू है, 973 से 997 एडी का इसका जो है टाइम पीरियड है। और बहुत सारी इन लोगों ने जो है और भी डायनेस्टीज को अपने कवर किया, जैसे छेदी हो गया, उड़ीसा, नेपाल, कुंटल देश। तो ये कुल मिला के सारी की सारी जो है इन्होंने अपने अंडर करने की जो है वैसे चालुक्य ने कोशिश की। इनके कुछ मेन राजाओं के बारे में देख लेते हैं। एक है सोमेश्वर वन, 1042 से 68 एडी के बीच में रहा है, और इसने एक टाइटल ले रखा था, ये कई बार पेपर में आ गया है, पूछा जाता है। अहव मल्ला का टाइटल या त्रिलोक मयल्ला का टाइटल जो है किसने ले रखा है, त्रिलोक्य मल्ला या फिर अहव मल्ला। ये टाइटल जो है सोमेश्वर वन का है, और ये इसने एक सिटी बनाई थी, कल्याण सिटी, कल्याणी सिटी, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा आप देखिए कि जो बिल्हाना ने एक किताब लिखी है विक्रमका देवचरिता, ये जो है इसी सोमेश्वर वन के बारे में लिखी है। अगर कोई पूछ ले किसने लिखी है तो बिल्हाना ने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इनका लास्ट मेन रूलर रहा है वो तैलप 3 रहा है, एंड वाज डिफीटेड बाय कालचूडीज। तो आप देखिए कि कालचूडीज उसके बाद जो है इनके ऊपर हावी हो जाते हैं। और मैंने आपको जो है जब केव्स वगैरह का, इलोरा केव्स वगैरह का बताया था, तो मैंने ये बताया था कि राष्ट्रकूट और कालचूडीज जो है उनसे ये केव्स ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो कालचूडीज ने भी जो है उसके अंदर जो है बहुत सारी अपनी इनोवेशन लगाई है, अपनी जो है इंस्क्रिप्शंस की हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो तैलप 3 को जो है कालचूडीज हरा देते हैं और खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं, ये आपको समझना है। अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। लगभग फिनाले की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। मोनार्कियल तो थे ही भैया, है ना, राजा रजवाड़े थे, ये हमें पता है। और ये जो है 2 टाइटल हैं इनके, ये विजयदित्य हो गया या फिर समस्त भुवनेश्वर सरया, क्या टाइटल है भाई, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है ये वराहा अवतार आएगा, वराबा नहीं वराहा, ठीक है, वराहा। तो ये क्या करते थे, एक प्रतीक चिन्ह, जैसे आज हम जो है अशोक चक्र को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ये भी एक प्रतीक चिन्ह को इस्तेमाल करते थे। ये वराहा आएगा, ठीक है, वराहा अवतार को, यानी कि एक पिग का जो है उसको पिग को एक सिंबॉलीफाई करने के लिए एक सिंबल पिग का यूज होता था, जो भगवान विष्णु के वराहा अवतार से रिलेट करता था, ये आपको समझना है, ठीक है भाई। बोर क्या होता है, एक नर पिग, आदमी जो सूअर जैसा दिखता है। इसके बाद देखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राजा को जो है एडवाइस दिया करती थी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनके पास होती थी। और मिनिस्टर्स पोस्ट जो होती थी वो हेरिडिटेरी होती थी, यानी कि जो एक मिनिस्टर है उसका बेटा ही आगे मिनिस्टर बनेगा, ऐसा समझना है आपको। और फ्यूडल सिस्टम था पूरे का पूरा, क्योंकि फ्यूडेटरीज जो है अलग अलग जुड़ी होती थी इनके साथ, और वो एक तरह से स्टेट वाइज काम करती थी, फेडरल स्ट्रक्चर टाइप आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद टेरिटरी जो है किस किस में बटी होती थी, राष्ट्र में, ये वत्स्य यानी विषया, विषया में, और नाडु, कंपमाना और थाना, इस तरीके से जो है इनकी पूरी की पूरी टेरिटरी बटी होती थी, ठीक है। और विषयापति कौन होता था, जो विषया का मालिक होता था, जिसको पूरा का पूरा दे दिया जाता था। फिर ग्राम वल्तकास हो गए, आयुक्ताज हो गए, नियल वक्ताज हो गए, ये सब जो है ऑफिशियल्स हैं इनके टाइम पे। अगर कोई पूछे तो इनका नाम आप बता सकते हो, उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर पढ़ना है तो पढ़ लेना, ये मैंने एक्स्ट्रा ही बताया यहाँ। एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स जो है इनकी बैकबोन पूरी की पूरी इकोनॉमी के हुआ करते थे। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई ये प्रोवाइड करते थे। लैंड जो है उस टाइम की जो इनकी कल्टिवेटेड होती थी, वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था, और उसको डिवाइड भी करके रखते थे, एक ड्राई लैंड, एक वेट लैंड और एक गार्डन लैंड। ऐसे ही अकबर ने भी आप देखिए कि डिवाइड की थी, चाचर, पराती, है ना, बंजर, याद हो अगर किसी को। तो कुल मिला के क्या है, इन्होंने भी एक तरीका रख रखा था, एक सूखी जमीन, एक गीली जमीन जो उपजाऊ होगी, और एक जो हो गया आपका गार्डन वाली लैंड, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट ओनरशिप अलोंग विद जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड एग्जिस्टेड, है ना, तो प्राइवेट लोगों के पास भी लैंड की ओनरशिप होती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गिल्ड्स क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं, एक कोई व्यापारी का संघ कह लीजिए, या बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स, गिल्ड क्या हो गया, एक तरह से स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है,
तो स्किल्ड वर्कर्स का जो है आपको यहाँ पे एक समूह देखने को मिलता है जिसको गिल्ड बोल देते हैं उस टाइम पे। और बस यही है इनकी इकोनॉमी की। सोसाइटी की बात करें तो वर्णाश्रम मॉडल पे, यानी कि वर्ण व्यवस्था के ऊपर ही इनकी पूरी की पूरी सोसाइटी टिकी हुई थी। और कास्ट जो है वो यूनिवर्सल थी और हेरिडिटरी थी, यानी जन्म के आधार पे चल रही थी। और रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड ऑक्यूपेशन वाज लेस रिजिड। तो ये आपको समझना है, ठीक है। जाति और व्यवसाय के बीच में संबंध कम कठोर थे, यानी कि ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी को कि नहीं तुम इस कास्ट से हो तो तुम यही काम करोगे, इतना ज्यादा वो नहीं था, ठीक है। और विमेन जो हायर स्टेटस प्ले करती थी वो बहुत ज़्यादा सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, ऐसा नहीं था कि विमेन को जो है दर्जा नहीं दिया जा रहा है। जैसे आज देखिए कि लोकसभा में विमेन को जो है बहुत सारी सीट्स दे दी गई, एलोकेट कर दी गई, शायद 1/3 कर दी गई है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो है विमेन जो है हायर सोशल स्टेटस की बात हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ की बात हो, वहाँ पे विमेन को पूरा का पूरा दर्जा दिया जाता था। इसके बाद अक्का महादेवी जो है वो चालुक्यन प्रिंसेस ऑल्सो लेड दी आर्मीज इन बैटल। तो इसने जो है आर्मी लैड की थी बैटल्स के अंदर, ये चालुक्य राजकुमारी थी अक्का महादेवी। इसके बारे में ध्यान रखना, कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं फटाफट से इसमें बता रहा हूँ। कोई जो चीज़ जितनी ज़्यादा जरूरी नहीं है उसके बारे में फटाफट बता के निकल रहा हूँ। जो काम की चीज़ें थी वो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये जब इतनी बड़ी डायनेस्टी नहीं है तो इसके बारे में उतना ज़्यादा क्या बताऊँ। फिर भी लोग कई बार क्या कहते हैं कि नहीं सर आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो इसलिए मैंने सब कुछ ही बता दिया अब आपको, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। रिलीजन की बात करें तो भगवान शिव की भी पूजा करते थे, भगवान विष्णु की भी, यानी शैवाइट भी थे और वैष्णवाइट भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। और शक्ति वॉज वर्शिप्ड एज कोल्हापुरा महालक्ष्मी, यानी कि यूजुअली तो आप देखिए शक्ति को आप महाकाली को शक्ति बोल देते हैं, लेकिन इन्होंने जो है कोल्हापुरा महालक्ष्मी को शक्ति का दर्जा दे रखा था। इसके बाद भगवान कार्तिकेय का नाम अब देखिए, और क्या क्या मैंने आपको बताए थे। भगवान मुर्गुन बताया था, भगवान कार्तिकेय बताया है मैंने, भगवान श्री कुमार कार्तिकेय हो गया, भगवान मुर्गुन हो गया, और एक मैंने बताया था आपको भगवान बाला सुब्रमण्यम स्वामी हो गया, है ना। ये सब भगवान कार्तिकेय के नाम है, भगवान शिव के बेटे हैं जो। तो उनको ये जो है कुदी दतानी के फॉर्म में जो है पूछते हैं। फिर इसके बाद जो है बसवा विसारा जो है वीर शैविज्म वाज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, ये आपको ध्यान रखना है। जैनिज्म बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जहाँ पे होता था उसको पैट्रोनेज करते थे, ये ध्यान रख रहे हैं, यानी कि थोड़े से टॉलरेंट थे अलग अलग धर्मों के लिए, ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद इनकी टेंपल और आर्किटेक्चर की बात करें तो द्रविड़ा स्टाइल है, कर्नाटा द्रविड़ा स्टाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये एक्सटेंशन किसके थे, बादामी चालुक्य स्टाइल के ही जो है एक्सटेंशन थे। और मैंने पहले भी बताया आपको कि बादामी के चालुक्य जो है जो लगभग खत्म हो गए थे, फिर उन्हीं का कोई वंशज उठ गया होगा, उसने वापस से हासिल किया, तो वही उनके एक तरह से वंशज टाइप आप बोल सकते हैं। इसके बाद टेम्पल्स ऑफ इटागी वर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट एंड कल्चर, बहुत बढ़िया टेम्पल इटागी में बना रखे हैं। बस यही सब इसके बारे में लिखा हुआ है ना, तो ये आप ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं है इसके अंदर खास। चलो अब सवाल करते हैं, मेन चीजें मैं उसके बारे में पढ़ा चुका हूं, अब क्वेश्चन की बात होती है। कौन कर रहा है ये यार? हाँ वो मेरा अकाउंट नहीं है, ये जो भी है भाई मेरे अकाउंट से मत करो यार, क्या कर रहे हो भाई, क्या बोल रहे हैं। चलिए आइए, चलो आलतू फालतू की बातें बंद करो, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, तुम जल्दी से इधर आओ, क्वेश्चन करते हैं फटाफट से और वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। आइए क्वेश्चन करते हैं। इसमें बताओ कि पाला डायनेस्टी के बारे में पूछ रखे 8th सेंचुरी में, तो किसने फाउंड की थी, तो गोपाला ने फाउंड की थी। मैं 10 बार बता दिया है, लगभग कब की थी, 750 एडी के आसपास में, 750 एडी के आसपास में मैंने बताया था आपको, है ना। तो वही 8th सेंचुरी वही तो हो गई, 750 एडी के आसपास। चलो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग्स पैट्रोनेज द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज बिल्ड या फाउंड, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को धर्मपाल ने बनवाया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी की रेनोवेशन भी धर्मपाल ने करवाई थी, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया किसने था, कुमारगुप्त ने, जो कि शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हुंस के साथ भी लड़ा था, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए, इतनी कहानियां जैसे मेरे को याद है आपको भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना, तो धर्मपाल आ जाएगा। और धर्मपाल को किस किसने हराया था मैंने बता दिया है आपको, बार बार नहीं बताऊंगा। ध्रुवा का नाम मैंने बताया था, एक और राजा है जिसने धर्मपाल को हराया था, जल्दी से बताओ। टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज द ट्रिपाइट स्ट्रगल वाज फॉट, तो कन्नौज के लिए ही सारी की सारी लड़ाई हो रही थी, मैं 10 बार आपको बता चुका हूं। तो किस किस के बीच में हो रही थी वो बोल रहा है, पल्लव पांड्या और चोला के बीच में नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। खिलजी तुगलक लोधी के बीच में नहीं, सोलंकी परमार चंदेला के बीच में नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो प्रतिहारा राष्ट्रकूटा और पल्ला के बीच में हो रही थी, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिपाइट स्ट्रगल हैपेंड बिटवीन द पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। ये क्वेश्चन को घुमा घुमा के 10 बार पूछते हैं, ये दुष्ट हैं। चलो क्या हो गया, ठीक है भाई, बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग सही उत्तर दे रहे हैं, परफेक्ट है। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ताज डिफरेंट किंगडम्स एमर्ज हुए थे इंडिया में, अमंग देम द मोखारीज एमर्ज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। क्या मैंने आपको नहीं बताया, ये पूरे के पूरे सेशन जो है पिछले सेशन से जोड़ के देखना आप, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया था मोखारीज वगैरह के बारे में, मैत्रकाज के बारे में बताया था कि गुप्ताज के बाद में पुष्यभूति आए, मैत्रकाज आए, मोखारीज आए, है ना।
और एक और थे मगध वाले गुप्ताज रह गए थे, लास्ट गुप्ताज, मैंने ये भी आपको बताया था, है ना। तो अब वही तो पूछ रहा आपको कि मुखारिज जो है वो कहाँ पे रूल करते थे, तो ये जो है कन्नौज पे करते थे। अगेन वही हो गया, है ना। और कन्नौज के लिए सारी की सारी लड़ाइयाँ चल रही थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, तो ये तो धर्मपाल ही है। वही क्वेश्चन को अब घुमा घुमा के पूछते हैं। कैलाश टेम्पल एट एलोरा इन औरंगाबाद वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी, तो ये जो है राष्ट्रकूटों ने बनवाया था भाई। कैलाश टेम्पल किसने बनवाया था, किस राष्ट्रकूटा किंग ने बनवाया था, वो आप कमेंट करके बताइए। वेयर द कैलाश टेम्पल बिल्ट बाय राष्ट्रकूटास लोकेटेड, भाई एलोरा में है यार। जितना भी राष्ट्रकूटों ने बनवाया मैक्सिमम चीजें एलोरा में ही तो बनवा रहे थे यार, तो आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर वाज पार्ट ऑफ द ट्रिपाइट स्ट्रगल फॉर द पोजेशन ऑफ कन्नौज, तो इनमें से कौन सा है, यशोवर्मन, महेंद्रपाल, पृथ्वीराज थ्री, ये तो पृथ्वीराज थ्री तो वही हो गया, पृथ्वीराज चौहान ये सब नहीं है। धर्मपाल का नाम हमने सुना है, धर्मपाल इसका उत्तर हो जाएगा। विच पाला रूलर टेम्परेरीली ऑक्यूपाइड कन्नौज, तो टेम्परेरीली किसने किया था, धर्मपाल ने तो किया था। याद है आपको, वहां पे जो है ग्रैंड दरबार भी सजा रहा है, लेकिन वो केवल कुछ समय के लिए किया है ना। जब ध्रुवा की डेथ हो रही है, फिर गोविंदा आ रहा है थ्री, फिर से उसको हासिल कर रहा है, सब पढ़ लिया है ना हमने। ठीक है भाई, कृष्णा मन बहुत बढ़िया, आपने इलोरा का बता दिया, आगे बढ़ो। सन टेम्पल एट कोणार्क वाज बिल्ट बाय, तो मैंने क्या अभी आपको गंगाज के बारे में नहीं बताया, मेरे को बताओ कि सन टेम्पल किसने बनवाया था, ईस्टर्न गंगाज ने बनवाया था। लेकिन मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा राजा था जिसने सन टेम्पल बनवाया था, एग्जैक्ट वो गंगा वाले राजा का नाम बताओ, जल्दी से बताओ। और ये भी बता देना कि जगन्नाथ का पूरी टेम्पल किसने बनवाया था, जल्दी से ये दो क्वेश्चन मेरे को बताओ, जितने भी लोग देख रहे हो, फिर मजा आएगा। विच पावर वर बदामी ऑफ चालुक्यज ओरिजिनली सब्जेक्ट ऑफ, तो ये तो कदम्बा से ये पूछना, ये चाह रहा है कि ये किसकी फ्यूडेटरी थे, बेसिकली फ्यूडेटरी के बारे में पूछ रहा है। तो किसकी फ्यूडेटरी थे, कदम्बों की तो फ्यूडेटरी थे, बताया किसी ने उत्तर। क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, ये कौन है ये बंदा मेरे ही नाम से अकाउंट बना के, भाई मत करो यार बदतमीजियां, मैं फिर वही कह रहा हूं, अननेसेसरी ब्लॉक हो जाओगे यहाँ पे। क्यों जनता को परेशान कर रखा है यार इन्होंने, कहाँ हो गया, इतने खाली रहते हैं लोग। नरसिम्हा देव ने बनवाया था, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है उसका उत्तर, ठीक है ना। ये जो है अगर राजा का मैं नाम पूछूंगा तो नरसिम्हा देव। और अनंत वर्मन ने क्या बनवाया था, पूरी टेम्पल, ठीक है। पालाजवर, पाला किसके वंशज थे, तो भाई कहां से आए हैं पाल, तो ये इससे पूछना चाह रहा है डायनेस्टीज के अकॉर्डिंग। मेरे को बताओ क्या उड़ीसा से निकले हैं पाल, पूरी डायनेस्टी से, ऐसा तो नहीं दिख रहा मेरे को। डायनेस्टी दैट फर्स्ट अपीयर्ड इन कंबोडिया, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है कुछ। क्या बर्मा से आए हैं पाल, ऐसा भी नहीं देखने को मिला है। बंगाल बिहार के आसपास के हैं, तो ये ईस्टर्न हो जाएगा। ईस्ट साइड में क्या पड़ रहा है, वेस्ट बंगाल कहाँ पड़ता है आज, ईस्ट में ही तो पड़ता है। बेशक से वो वेस्ट बंगाल है, लेकिन है क्या, ईस्ट में है, क्योंकि बांग्लादेश का वेस्ट है ना, इसलिए उसको वेस्ट बंगाल बोला जाता है। तो कुल मिला के इसका डी हो जाएगा, डायनेस्टी दैट अपीयर्ड इन दी ईस्टर्न इंडिया, वो है पाल। फाउंडर ऑफ पाला एम्पायर वाज, तो ये गोपाला था 750 एडी, भाई उत्तर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट पाल डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न इंडिया, अच्छा इनकरेक्ट है कौन सी, ये बताना है। पाल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाला, ये तो ठीक है। धर्मपाल ने फाउंड की थी वल्लभी यूनिवर्सिटी, नहीं वल्लभी तो नहीं, विक्रमशिला की थी भाई, ये गलत लग रहा है, कोई नहीं फिर देख लेते हैं। पाला किंग्स वर फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म, बिल्कुल। कौन से सेक्ट को करते थे, महायान सेक्ट को करते थे, ये भी मैंने बताया। और शैलेंद्र किंग्स जो थे मलाया वाले, जावा सुमत्रा वाले, वो भी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो उन्होंने क्या बोला था, नालंदा के अंदर जो है वहां पे हमें एक मोनेस्ट्री बनाने दीजिए, याद कीजिए, यही तो बताया आज आपको। देवपाल वाज दी ग्रैंडसन ऑफ गोपाला, ये तो ग्रैंडसन ही है उसका गोपाला का, ठीक है, वो तो वंशज ही चल रहे हैं पूरे के पूरे, तो देवपाल तक तो आज ही मैंने बता के आया हूँ आपको। चलो तो ये तो ठीक ही है, ग्रैंडसन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ध्यान रखना कि उसका ग्रैंडसन है किसका, गोपाला का। कैसे हुआ है ये देखो, गोपाला, धर्मपाला और देवपाला, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ऐसा उससे कोरिलेट कर लीजिए, ठीक है। विच डायनेस्टी डिफीटेड द कर्मा डायनेस्टी, इनमें से तो किसने किया था, तो ये तो सतवाहनाओं ने किया था भाई, ये तो वहीं पढ़ा दिया था मैंने आपको आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा रूलर्स परफॉर्म्ड द सेरेमनी कॉल्ड हिरण्यगर्भा, क्या नहीं बताया आज मैंने कि दंती दुर्गा ने क्या किया था, हिरण्यगर्भा, कीर्तिवर्मन 2 को हरा दिया था वहां पे, है ना, याद कीजिए, यही तो मैंने बताया था। कीर्तिवर्मन 2 को हरा के, लिख देता हूं किसको हरा के, कीर्तिवर्मन 2 को हरा के इसको डिफीट किया था। आप याद कीजिए ना, आज ही तो पढ़ा के आया हूं। कीर्तिवर्मन 2 कहां का राजा था, कौन सी डायनेस्टी का था, आज ही तो मैंने बताया है।
कि उसको जो है इसने ट्रिब्यूट देने से मना कर दिया था, और जब जीत गया था तो फिर इसने हिरण्यगर्भा किया था, तो गर्भा नहीं हिरण्यगर्भा, ठीक है। तो दंती दुर्गा ये रहा। जल्दी से बताओ, कीर्तिवर्मन 2 जो है जिसके साथ दंती दुर्गा ने युद्ध किया था, कौन सी डायनेस्टी का था जिसको इसने ट्रिब्यूट देने से मना कर दिया था? उसकी डायनेस्टी बताओ जल्दी से। चलो बोल रहे हैं 2.0 बैच में, 2.0 बैच में कम नहीं है गुरु, कंटेंट नया डल रहा है, वो तो बैच ही नया बन रखा है, फ्रेश बैच है, कम कहाँ है उसमें, रेगुलर में डाल रहा हूं अभी 2-3 दिन में, ये सभी लेक्चर्स भी उसके अंदर आ जाएंगे और नया कंटेंट भी आ जाएगा उसके अंदर, बहुत सारा बन गया है, वो रेगुलर बेसिस पे वो हो रहा है, नया कंटेंट डल रहा है, उसी के अंदर आप स्क्रॉल करके देखो, एक VOD 1 बैच भी आखिरी में बताता हूँ, वीडियो को बाद में बताता हूँ। लास्ट चालुक्यन किंग डिफीटेड द राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा वॉज डैश, तो कीर्तिवर्मन 2 लो आ ही गया, वो तो उत्तर ही आ गया, अभी पीछे मैंने बताया था कीर्तिवर्मन 2, तो चालुक्य का राजा जो है चालुक्यन किंग है कीर्तिवर्मन 2, कौन से, बदामी प्रतापी वाले। चलो ये कौन सा आ गया, ये तो हो गया था ना, ये तो पार्थियन वाली, ये तो मेरे को लग रहा है हो गए थे क्वेश्चन शायद, 1 मिनट, हो गए ना ये, हाँ ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ पिछली क्लास में, सारे वही हैं। तो ये पाला वाले क्वेश्चन और ये राष्ट्रकूटों वाले खत्म हो गए हैं। एक बात मेरे को और बतानी थी आप लोगों को, मैं वो भी इसी क्लास में बता देता हूँ, बाद में मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। ऊपर चलते हैं, वो मेरे को बतानी थी प्रतिहाराज में बतानी थी ना, हाँ यहाँ बतानी थी। 1 सेकेंड रुकिए, बस मैं एक बारी बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये वत्सा राजा वगैरह के बारे में मैंने आज बताया था ना, वत्सा राजा डिफीटेड दी पाला रूलर धर्मपाला। अब ये देखिए, फिर वत्सा राजा को जो है दंती दुर्गा हरा रहे, ये देखो ये रहा वो कोरिलेशन। तो आप पूरा पढ़ना इसको, ठीक है, प्रतिहारा को और राष्ट्रकूट को और पाला को, तीनों को एक साथ पढ़ना, तो आपको तीनों जो है समझ में आएगा। आगे वाले को पढ़ के वापस से पीछे वाले में जाना, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। कहाँ गया यार, इसके बारे में मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज भी बतानी थी। हाँ ये रहा, एक पिछले लेक्चर में मैंने हरिचंद्र के बारे में बताया था आपको। ये देखिए यहाँ पे फाउंडर जो है वो हरिचंद्र भी लिखा हुआ है, और एक फाउंडर जो लिखा हुआ है नागभट्ट 1 भी लिखा हुआ है। पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो नागभट्ट 1 का आया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरी बात बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें 2 इसकी लाइनेज बनती हैं, 2 लाइनेज, ठीक है, 2 लाइनेज। अब एक लाइनेज तो ऐसी है जो आप समझो कि 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी में रह रही है, ठीक है, 6th to 8th सेंचुरी में, वो है हरिचंद्र वाली। एक बनती है हरिचंद्र वाली, हरिचंद्र वाली, ये 6th to 8th सेंचुरी में रह रही है, ठीक है, 6th to 8th में, ऐसा समझना है। और एक और बनती है आपकी जो 8 या 9 से 11 के बीच में रह रही है, 9 से 11 कुछ ऐसे के बीच में रह रही है ना, 9 से 11 का मतलब है सेंचुरी, ठीक है। तो वो दूसरी जो बन रही है वो नागभट्ट 1 वाली बन रही है, नागभट्ट 1 वाली, ठीक है। तो पेपर में ये आप ध्यान रखना, इसकी 2 लाइनेज बनेंगी, यानी कि यहाँ पे जो है गुर्जर प्रतिहाराज में 2 भागों में बट जाता है ये। आप कोई मान लो कि जैसे अंबानी है, एक मुकेश हो गया, एक अनिल हो गया, है ना, तो पूरी रिलायंस जो है 2 अंबानियों के बीच में बटेगी, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे भी जो है 2 लाइनें चलती है, 2 कुल चलते हैं इनके गुर्जर प्रतिहारा उसके, एक तो हरिचंद्र का कुल चलता है और एक नागभट्ट का चलता है, ये मैंने शायद उस दिन बताया नहीं था, तो ये ध्यान रखना। तो हरिचंद्र वाला जो है 6 to 8 सेंचुरी के अराउंड है, और जो नागभट्ट वाला है वो 9 से 11वीं सदी के बीच का है। तो ये बाद में जो आपका आते हैं वो नागभट्ट का ही वंश चल रहा है, जितना भी अभी हमने पढ़ा है वो नागभट्ट वाले वंश का ही पढ़ा है, ठीक है। नींद आ रही है ना, तो हाँ आप सो जाइए, अब तो लगभग खत्म हो गया सेशन, ठीक है, तो प्राइवेट हो जाएगा। कुल मिला के ये मैंने आपको बताना था, ये मैं भूल गया था आपको बताना, तो ये भी मैंने कोरिलेट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब सारा का सारा खत्म हुआ है, जाके हो गया ना सारा खत्म, चलो ठीक है, मेरे ख्याल से तो सारा खत्म हो ही गया है। देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं गया है, कुछ नहीं छूटा वैसे। ठीक है भाई, हो गया है सारा। इसके अलावा आप देख लीजिएगा, पीडीएफ का मैंने बता ही दिया है कि ये जो है यहाँ पे मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है, इसमें मैं डाल दूंगा, यानी कि इस पीडीएफ को भी ना मर्ज करके ही डाल दूंगा, पूरी एक कंपाइल्ड पीडीएफ डाल दूंगा या अलग से डाल दूंगा, मैं बता दूंगा आपको, है ना, पूरी एक पीडीएफ कंप्लीट डाल दूंगा। तो उसका नाम यही रख दूंगा,
कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके कुछ ऐसे रख दूंगा, तो आप समझ जाना उसको, है ना। तो फ्री कोर्स में जाना, एसएससी सीजीएल पे क्लिक करना और यहाँ क्लिक करना, तो यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसके अलावा हमारा बैच लेना हो तो 2025 का ये वाला बैच है। डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है, इस ऐप को तो डाल के रख लो जिसने नहीं भी डाल रखा है, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, ये सीधी बात है, ठीक है। इसके अलावा जिसने भी बुक्स नहीं लिए, इतना सारा कंटेंट तो आप लिख नहीं पाओगे, है ना। और मैंने बहुत सारी चीज़ें अपडेट भी अभी की हैं इसके अंदर, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैक्सिमम आपको इस किताब के अंदर मिल जाएंगी। इस किताब को लेके रखिए, नहीं तो यहाँ के बिना अभी मेंस के अंदर भी मैक्सिमम सवाल इन्हीं किताबों से आए हैं और कोई किताब से नहीं आए हैं, तो ये आप ध्यान रखना, है ना। अभी स्टैटिक पे भी काम चल रहा है, बहुत जल्दी सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा आप मेरे को बताओ, आज का सेशन तगड़ा था कि नहीं, फुल ऑफ कंटेंट था कि नहीं। आज मेरा ध्यान एंटरटेनमेंट पे कम और कंटेंट पे ज़्यादा था, मुझे लगा कि कहीं ये ना हो कि कंटेंट ही रह जाए। एक और चीज़ है, कुछ लोग का जो कहना था कि बैच में मैंने कम क्यों डाले, मैं बता देता हूँ। ये जो बैच है हमारा मेन बैच है 2.0 वाला, आप नीचे जाइए, यहाँ पे व्यू कोर्स पे कीजिए, जब आपने बाय किया होगा तो अभी आपको यही सेक्शंस दिख रहे हैं इस बैच के अंदर। ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये नया वाला बैच है, नए कंटेंट है इसके अंदर, न्यूली फ्रेशली अपडेटेड कंटेंट है। लेकिन यहीं पर आप इस बार को यूं स्क्रॉल करो, इस बार को यूं स्क्रॉल करो यूं करके, तो ये आखिरी में VOD 1 लिखा दिखेगा, आखिरी वाला देखो VOD 1 लिखा हुआ, इस पर क्लिक करो। यहां देखो, यहां सभी सेक्शन भरे हुए हैं, ये देखो सभी सेक्शन भरे हुए हैं और इनके अंदर बहुत कुछ है। जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री को ही देखो तो यहाँ पे सारी की सारी हिस्ट्री है। इसमें देखो एक सेक्शन है पीडीएफ का, एक है एमसीक्यू का, तो आप देखो यहाँ एमसीक्यूज भी आपको सारे के सारे दे दिए हैं। ये देखो ये एमसीक्यू भी दे दिए हैं, पीछे जाके दिखाऊं तो पीडीएफ्स भी दे दिए हैं। हालांकि पीडीएफ्स तो अब लेटेस्ट वाली फॉलो करना है। कुल मिला के ये है कि सारे के सारे सेक्शन यहाँ भरे हुए हैं VOD 1 में। अगर किसी को बहुत जल्दी है तो VOD 1 पढ़ लो, लेकिन जो रिकॉर्डेड सेक्शन है, रिकॉर्डेड सेक्शन में केवल अभी इतना ही है। अभी डाल रहा हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे, न्यू कंटेंट डाल रहा हूँ, तो वो तुरंत कैसे डाल दूंगा, वो तो बनता जा रहा है और डालता जा रहा हूँ मैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो नया बैच है यही 2025 वाला जो है GS 2.0, तो ये आप लेना चाहो तो केवल यही बैच लेना, दूसरा कोई बैच हमारा मत लेना। चलो फटाफट से मैं आपके कमेंट से एक बार सुन लेता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे आज के सेशन को। जिनका भी बुक्स का इशू आ रहा था भाई, मैक्सिमम हमने सॉल्व कर दिया है। कल और आज बंदा पूरा दिन बैठा है, पोस्ट ऑफिस में भी बैठा है ना। वो बदतमीज़ क्या करते हैं, कोई कहीं पे अटका देते हैं, कोई कहीं पे अटका देते हैं, कहीं वो ट्रैकिंग आईडी को नहीं करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे देखिए हमें पोस्ट ऑफिस से भेजना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी, हम कुछ कर नहीं सकते, तो उन सब का इलाज कर दिया है लगभग, डोंट वरी। हमने बोल दिया है पोस्ट ऑफिस वालों को, सब कुछ करवा दिया है, वहाँ बैठा के एक बंदे को, वो पहुँच जाएंगे। अब 3-4 दिन सब्र कर लो, ठीक है, सबको मिल जाएंगी। मैं अभी रिप्लाई इतने लोगों के नहीं कर सकता, आज भी कम से कम 200-300 लोगों के तो हमने रिप्लाई किए हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लो, सबको मिल जाएगी। कोई नहीं जा रही तुम्हारी किताब, तुम्हारे 700 रुपए लेके कोई नहीं भाग रहा है, मैं यहीं पे हूं पिछले 10 साल से, है ना। तो टेंशन मत लो, तुम कहीं नहीं जा रहे हम। इनके क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बोलता कि क्वेश्चन इतने ही है सर, हाँ इतने ही हैं, इसीलिए मैंने बोला कि ये सेशंस जो है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने पेड कोर्स में भी पहले नहीं डाले थे ये सेशन, क्योंकि मुझे पता था इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेरे को ये था कि बच्चे को जो है मेंस के जो मेन पार्ट है वो मैं पढ़ा दूं, है ना। तो मैंने अब बच्चों को ये बोला था मेंस के बाद जो है मैं आपको मेजर जितने भी एक्स्ट्रा भी कोई टॉपिक है ना वो भी पढ़ा दूंगा। इस बैच को मैं ऐसा बैच बनाऊंगा कि जो आज तक किसी ने बनाया ना हो, वही चीज मैं कर रहा हूं इस बैच के अंदर, है ना। तो ये जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिल रहा है ना यूट्यूब पे, ये मैं डालने नहीं वाला था यूट्यूब पे, मैं वही आपको समझा रहा हूं। ये तो मेरे पेड कोर्स का था वो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, लेकिन आते तो है ना। कल को बच्चा उठ के ये बोल दे मेरे को कि नहीं सर आते हैं, आपने नहीं पढ़ाया, तो मैंने अब सोचा है कि ऐसा बैच जीके का बनाऊंगा कि भैया जिसमें हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपका और आपको कहीं भटकना ना पड़े। आज देखिए मेंस के बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। अब किसी को पता लगेगा तो तब वो देखेगा ना, है ना। कितने ही लोगों को पता लग जाएगा, सबको थोड़ी पता लग जाएगा कि हाँ इस बैच में से भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, हमारी इस किताब में से ही बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब वो तो धीरे धीरे पता लगेगा ना, जब आप लोग बताओगे। कल मैंने एक प्रूफ दिखाया था आपको, अब आप बताओगे कि हाँ भाई यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तब तो पता लगेगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कंटेंट है ये बैच के 2.0 में भी डालूंगा मैं, ये सारा 2.0 में डालूंगा, डेफिनेटली डालूंगा। अभी 2-3 दिन के बाद मैं डाल दूंगा। वहां ऐप का कुछ ना कुछ सिक्योरिटी का एक फीचर का इशू आ रहा है, इसीलिए मैं एप्लीकेशन पे अभी बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं डाल रहा था, रुका हुआ था। अब वो ऐप वाले बोल रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर वो सारा सिक्योरिटी का इशू सॉल्व हो जाएगा, यानी कंटेंट लीक नहीं होगा। बहुत सारे लोग को लगता है कि हम इधर उधर से इस कंटेंट को ले लेंगे, या कोई बोलता है कि नहीं नहीं हम इसके कंटेंट को लीक करेंगे। लीक करने वालों ने बहुत दुखी कर रखा है ना। हमने जो है अब ऐसा हाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया है कि इसको लीक ना किया जा सके किसी भी तरीके से, यानी जो पेड का बच्चा है वही देखे उस कंटेंट को। जो लीकर्स है ना, इनकी ऐसी की तैसी फेरनी है अभी। चलो बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं दोस्त, हमने बहुत सारा कंटेंट रेडी करके रखा हुआ है। मैं आपको बता चुका हूं कि सिक्योरिटी वाला फीचर अपडेट होते ही मैं सारा कंटेंट डाल दूंगा, डोंट वरी।
अरे धमेक भी उसी के टाइम का है गुरु यार, तुम पढ़ो पहले, ठीक है, उसी के टाइम का है, मत परेशान हो। चलो क्या बोल रहा है और, वीडियो तो तुरंत अभी प्राइवेट हो जाएगी, ये वीडियो पेड बैच के लिए, ये तुरंत ही प्राइवेट होगी। नहीं देखिए, जिसको नींद आ रही है, आलस से भरे हुए तो कुछ नहीं हो सकता उसका। तुम यहां मैसेज क्यों कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को खत्म करो भाई पढ़ के, अभी प्राइवेट होगा ये, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। अदरवाइज आपको पेड कोर्स में जाना पड़ेगा। इस पेड कोर्स में 2-3 दिन के बाद सारी की सारी यूट्यूब वाली जो वीडियो प्राइवेट की है वो सारी यहां पे डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, वो ब्लैंक वाली जो है वो पोस्ट ऑफिस से बंदा मैंने भेजा था, पूरा पूरा करवाया है। थोड़ा सांस लेने तो सुबह से बंदा पागल हो गया भाई। पोस्ट ऑफिस में आपको पता है इतना एक ऑर्डर नहीं होता ना, बहुत सारे लोग का होता है। फिर आज वाले बच्चों का होता है, वो सठिया गया वो पूरा का पूरा, है ना। और पोस्ट ऑफिस वाले सुनते भी नहीं है, तो इसलिए भाई वो पागल हो गया। उसको डलवा दूंगा, या तो आज डलवा दूंगा या कल डलवा दूंगा, हो गया है वो आपका काम, डोंट वरी उसके लिए। कह रहे रिकॉर्डेड में 20-25 मिनट की वीडियो डाली, कहाँ रिकॉर्डेड में 20-25 मिनट की वीडियो डाली है, कुछ भी बोल रहे हो। देख तो लो कितनी सारी वीडियो डाली है, क्या बोल रहे हो यार 20-25 मिनट की वीडियो डाली है, कौन सी 20-25 मिनट की वीडियो डाली है। कोर्स भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, कोर्स के अंदर अभी ऐड कर रहे हैं दोस्त, अभी तो चल रही हैं चीजें। इस कोर्स को बनाने में ही इतना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है ना, टाइम देखो ना कितना लगता है इन चीजों को रिसर्च करके बनाने में। मैं कुछ भी दे दूं उसमें कोई मतलब नहीं है कि मैं स्क्रीन पे बस लिख के और पढ़ा के चला जाऊं। मेरी स्पीड देख रहे हो तुम, मैं तो टकाटक पढ़ा रहा हूं। लेकिन दिक्कत क्या है कि सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं है, बच्चे के दिमाग में घुसाना भी है, मुझे वो भूमिका भी बांधनी है, मुझे बहुत सारी चीजें सोचनी है। तो मैं बैच को वैसा बैच नहीं बना रहा हूँ। आप शायद कुछ अलग एक्सपेक्टेशन से ले गए बैच को, कि आपको वो कचरे टाइप लोगों का बैच चाहिए कि जो रोज आते हैं और भर के पूरा बोर्ड, है ना, या फिर सफेद बोर्ड पे आएंगे या पूरा भर के आएंगे वहां पे पढ़ाएंगे। वो नहीं कर रहा हूं भाई, मेहनत लग रही है, हर एक चीज की मैं फोटो लगा रहा हूं, हर एक एलिमेंट को यूज कर रहा हूं, भूमिका बांध रहा हूं, कहानियां सुना रहा हूं। टाइम लगता है यार ऐसी चीज को बनाने में। मास्टरपीस कभी भी एक दिन में नहीं बन सकते। देखा है ना अभी इलोरा केव्स को बनाने में कितने 50-60 साल लग गए। तो मैं 50-60 साल नहीं चाहता हूं आपसे, 3-4 महीना चाहता हूं। 3-4 महीने में तगड़ा बैच बनेगा ये, ठीक है। स्टैटिक भी करेंगे, स्टैटिक भी करेंगे, डोंट वरी। धन्यवाद पुनिया भाई, धन्यवाद, है ना। करेंगे, स्टैटिक भी करेंगे। हो गया मेरा एक बंदा फ्री हो गया, उसको मैंने लगा दिया है स्टैटिक पे, डोंट वरी। चलो ठीक है, मैंने मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं आपको। चलो बिल्कुल प्राइवेट हो रही है, ठीक है आयुष भाई, धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। हाँ हाँ, स्टैटिक की बुक पे ही काम हो रहा है, मैंने बोल दिया बंदा लग गया है स्टैटिक की बुक पे। अब देखना तुम तगड़े तरीके से, जो आएगी ना वो पूरी दुनिया को हिला के रखेगी। स्टैटिक की किताब जब निकालेंगे तो ऐसी निकालेंगे। मेहनत कर रहा हूँ मैं साथ में, है ना। एक बंदे को और अपने साथ अटैच कर लिया, बहुत बढ़िया इंसान, बहुत तगड़ा इंसान है। तो आपको मैं बताऊंगा बाद में फिर उनके बारे में। तो हम दोनों जो है मिलके पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, मेरी गाइडेंस में सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ उसमें, तो कर रहे हैं। एक बारी बस वो बन जाने तो स्टैटिक की किताब, फिर देखना तुम, फिर तबाही हो जाएगी पूरी मार्केट में। एक वही चीज़ रह गई है जो मैंने नहीं निकाली, उसके बाद तो सब कुछ आ ही गया है अपना जीके का, है ना। यानी सब कुछ आईफोन के सब पार्ट्स आ गए हैं, बस एक वो चीज रह गई है, एक ईयरफोन रह गए हैं, है ना, स्टैटिक का, ये समझ लीजिए। तो स्टैटिक का भी आएगा। चलो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। भाई जितनी भी वीडियोस मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डालता हूँ यहाँ इस चैनल पे, या फिर कुछ भी पढ़ाई की वीडियो डालता हूँ, है ना, एक मैं मैराथन भी डालूंगा एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी कंपाइल करके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतनी सपोर्ट चाहिए कि आप हर वीडियो को शेयर किया करो। मैं बहुत मेहनत करने को रेडी हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप शेयर जरूर करो। आप अपने बाकी दोस्तों को जरूर बताओ हमारे कंटेंट के बारे में, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर आप दूसरों को नहीं बताओगे तो केवल अपने तक ज्ञान को संकुचित करके रख लोगे, वो उचित नहीं है, है ना। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं, मैं भी अपने तक थोड़ी रखना चाहता हूं। मैं आपको देना चाहता हूं वो सारा ज्ञान, आप भी बाकी लोगों को बताओ, अपने छोटे भाई बहनों को, दोस्तों को बताओ कि हाँ यहाँ पे एक ऐसा बैच चल रहा है जिससे 100% है कि एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे फंसेंगे, इस बार भी फंसे, आगे भी फंसेंगे, लिख के देने को मैं तैयार हूं। और सारी गारंटी मैं ले रहा हूं, करंट अफेयर की, स्टैटिक की और मेन सब्जेक्ट्स की, मैं सब करवा दूंगा, डोंट वरी। बट उसके लिए मेरे को आपकी सपोर्ट चाहिए। सो जस्ट सपोर्ट मी। हर वीडियो को देखिए, यूट्यूब नहीं बताता है, कई बार नहीं इसका एल्गोरिदम सपोर्ट करता है, या फिर लोगों को नहीं बताता है कि हाँ अब सर लाइव आ रहे हैं, पर आप तो कर सकते हो, आपके तो हाथ में, आप तो करो कम से कम इतनी चीज को। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।